किंतु महाराज, ये हमारे शास्त्रों के विरुद्ध है। शव को मुखाग्नि सदा पुरुष देते आए हैं, यही रीत। वो कैसी रीति है जिसमें सारे बलिदान एक स्त्री की आंचल में है और सारे अधिकार एक पुरुष की मुट्ठी में है? हम ऐसा क्यों मानते हैं कि जब एक स्त्री मुखाग्नि देती है तब आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है? एक पिता अपना पूरा जीवन अपनी पुत्री की उंगली पकड़कर उसको मार्ग दिखाता है, तो एक पुत्री अपने पिता को मुखाग्नि देकर स्वर्ग का मार्ग क्यों नहीं दिखा सकती? क्या इसका कोई उत्तर है आपके पास? केवल एक ही उत्तर है महाराज, ये शास्त्रों में वर्जित है। और आप भूल रहे हैं राजगुरु जी, ये आपके शास्त्रों की देवी सरस्वती है। धन, शांति और काल भी लक्ष्मी, पार्वती और मां काली के हाथ में है। और आप ही के शास्त्रों के अनुसार एक स्त्री की महत्ता है कि कंकर शंकर बन जाए। जो स्त्री अपने ही पुत्र और पति के मन में देशभक्ति की ज्वाला जगा सके, वो उन्हें मुखाग्नि भी दे सकती है राजगुरु जी। स्थिर माटी नहीं पाषाण होता है, और जो कभी ना बदले वो शमशान होता है। जो शास्त्र एक स्त्री को हीन समझे, उसे समझने की मेरी कोई इच्छा नहीं, और ना ही मैं कोई प्रयास करना चाहता हूं। मेरी दृष्टि में एक स्त्री के पास एक मनुष्य को संसार में लाने का अधिकार है, तो उसी स्त्री के पास उसी मनुष्य को संसार से विदा करने का अधिकार भी है। मैं इस विषय में केवल एक बात कहना चाहूंगा। यदि पुरु जैसा मेरा कोई शिष्य होता तो मैं स्वयं को धन्य मान ले। मुझे तुम पर गर्व है, तुम्हारी सोच पर गर्व है, जिसने ऐसा ऐतिहासिक निर्णय लिया जो प्रशंसनीय भी है और मानवीय भी। ज्ञान हमें मुक्ति के मार्ग पर ले जाता है, रीति के बंधन में बांधने के लिए नहीं होता। मानता हूं कि शास्त्रों में ऐसा प्रावधान है कि मृत्यु के समय परिवार के पुरुष सदस्य ही मुखाग्नि देते हैं, परंतु यदि स्त्री लाची जैसी दृढ़ और शंका रहित हो तो उसे यह अधिकार अवश्य मिलना चाहिए। पुरु, लाची दाह संस्कार की विधि आरंभ करते हैं। आशा करता हूं कि आपकी आत्मा को शांति मिले, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि किसी भी मां को अपनी संतान का वो रूप न देखने को मिले जो आपको देखना पड़ा। पुरु, अलेक्जेंडर अधिक समय तक मौन नहीं रहेगा, हमें उसके लिए सज्ज रहना होगा। मैं जानता हूं आचार्य, आशा करता हूं कि मगध से सहायता शीघ्र ही पहुंचेगी। अमात्य राक्षस,
परवराश में आपका स्वागत है अमात्य। किंतु जहां तक मुझे स्मरण है, सम्राट ने यह कहा था कि केवल आपकी सेना ही यहां आएगी। निसंदेह आपकी स्मरण शक्ति तो बहुत अच्छी है महाराज गुरु, परंतु हमारे सम्राट ने अपने निर्णय में बदलाव किया है। जब उन्होंने स्वयं अपनी सेना के साथ पौरव राष्ट्र आने का निर्णय लिया, तो भला यह अमात्य राक्षस पीछे कैसे रह सकता है? मुझे तो आना ही था ना महाराज पुरु। सम्राट यहां पधारे हैं, किंतु वो है कहां? जहां उन्हें होना चाहिए। गति बढ़ाओ, वो भी मेरे स्वागत के लिए उत्सुक होगा। वहां वो रहा वो। तक्षशिला और अलेक्जेंडर
शाह मगध धनानंद का इस्तकबाल करता है। बस इतना सा, आरंभ होते ही समाप्त। निराश हुआ मैं। मगध से इतनी लंबी और कठिन यात्रा करने के पश्चात यहां पहुंचा उस योद्धा को देखने जो सारा संसार जीत कर आया है। कल्पना की थी मैंने कि वो योद्धा विशाल काय होगा, 7-8 हाथ लंबा ऊंचा, सुदृढ़ काया का स्वामी, शक्तिशाली भुजाएं। जिसे देखते ही मन में भय जागे। भय? तुम्हें देख के तो मन में हास्य जाग रहा है। इंसान का कद उसका जिस्म नहीं धनानंद, उसकी कामयाबियां और उन कामयाबियों की कहानियां तय करती हैं। जिस दिन मेरा जलाल देखोगे ये कद काठी भूल जाओगे, और जिस दिन मैदान जंग में अलेक्जेंडर से सामना होगा तुम्हारी ये हंसी कोसों दूर भागेगी, और होगा तो सिर्फ चेहरे पे खौफ। वैसे सुना तो मैंने भी है तुम्हारे बारे में बहुत कुछ। सुना है कि कैसे तुम्हारे वालिद ने सल्तनत हासिल की, कैसे छोटी छोटी रियासतों को जोड़कर तुमने मगध बनाया। और यह भी सुना धनानंद कि भारत की सबसे बड़ी हुकूमत होने के बाद भी तुम्हें ना ही किसी का साथ मिला और ना ही तारीफ। क्योंकि जिस तबके से तुम हो उसमें तुम्हारे मुल्क के लोग राजा या सिपाही नहीं देखते। ये मत समझना मेरे बारे में तुम्हारी इतनी सी जानकारी मुझे प्रभावित करेगी, क्योंकि चढ़ते सूरज का प्रकाश संसार में अपने आप फैलता है। दुश्मन सूरज का उजाला हो या रात का साया अंधेरा, अलेक्जेंडर सबकी खबर रखता है। क्योंकि मैं दोस्तों से ज्यादा दुश्मनों को करीब रखता हूं। क्योंकि सियासत में दोस्त नहीं होते, सिर्फ समझौते होते हैं। और वैसे कुछ और भी है जो हम दोनों में एक जैसा है। तुम्हारी ही तरह मैं भी एक छोटे से शहर मैसेडोनिया से उठा, सबकी सोच को गलत साबित करके शाह बना, और तुम्हारी ही तरह बिना किसी की मदद के अपना रास्ता खुद बनाया। जिस रास्ते पर चलकर मैं अपनी दुनिया का खुदा बन गया। सुना तो होगा ही। अब जब हम एक दूसरे को जान गए हैं तो सीधा मुद्दे पर आते हैं। तुम इतनी दूर से मेरे चेहरे का नूर देखने तो आए नहीं, इसलिए यहां आने की सहमत की वजह जानना चाहता हूं। भले ही मगध ने हमारी सहायता के लिए सेना की एक टुकड़ी भेज दी है, परंतु सम्राट धनानंद का इस प्रकार अलेक्जेंडर से जाकर भेंट करना, वो भी हमें सूचित किए बिना, भविष्य के लिए उचित संकेत नहीं देता। अलेक्जेंडर और धनानंद का इस प्रकार आपस में मिलना हमारे लिए असमंजस की स्थिति को उत्पन्न करता है, और इस असमंजस को दूर करने का केवल एक ही उपाय है। हमें मगध से मिलने वाली सैन्य सहायता के अतिरिक्त भी अन्य राज्यों से सैन्य सहायता प्राप्त करने के प्रयास करने होंगे। वो प्रयास मैं पहले ही प्रारंभ कर चुका हूं आचार्य, और आशा है कि वो प्रयास सफल अवश्य होगा। किंतु इस समय मेरी चिंता का विषय कुछ और है। सम्राट अलेक्जेंडर से कोई विशेष उद्देश्य से ही मिलने गए होंगे, किंतु वो अब तक अलेक्जेंडर की तीव्र बुद्धि के विषय में कुछ नहीं जानते। मेरी चिंता केवल यह है कि कहीं अलेक्जेंडर ने सम्राट के मन में विष न खोल दिया हो, क्योंकि अपना लक्ष्य पाने के लिए अलेक्जेंडर किसी भी सीमा तक जा सकता है। मेरे यहां आने के पीछे का एक उद्देश्य है, तुम्हें मगध की शक्ति बताना। मेरे पांव में बिछी
ये शस्त्रों की चादर देख रहे हो? यदि भली भांति देख लिया हो तो समझ गए होगे, जितने शस्त्र यहां खड़ी तुम्हारी सेना के पास नहीं, उससे कहीं अधिक शस्त्र मेरे पांव में बिछी। इससे तुम्हें मगध की शक्ति और सामर्थ्य का पता चल गया होगा। तुम्हारी पूरी सेना मगध की सेना का 10वां भाग भी नहीं। तक्षशिला जीता तुमने, अपनी जीत का उत्सव मनाओ और यहीं से वापस लौट जाओ। मगध की ओर अग्रसर करने का विचार झेलम में ही बहा दो तो श्रेष्ठ होगा। यदि झेलम पार करने का दुस्साहस किया तो पुरु के साथ मुझे और मगध की पूरी सेना को खड़ा पाओगे। संसार जीता है तुमने, पर्याप्त है। और अधिक लालच करोगे तो संसार से जाओगे। लगता है मेरे बारे में अभी बहुत कुछ जानना बाकी है तुम्हारे लिए शाह मगध। कुदरत ने भी क्या कमाल का करिश्मा किया है हम इंसानों को बनाते वक्त, कि हमें सिर्फ आगे चलना आता है, पीछे चलना भी चाहे तो गिर जाते हैं। और गिरना मैसेडोनिया के खून में नहीं, हमें सिर्फ आगे बढ़ना आता है। इसलिए यह बात अपने सहन में अच्छे से बैठा लो धनानंद, कि जब तक मुझे वो नहीं मिल जाता जो मैं चाहता हूं, मैं रुकता नहीं। अब समझ आया, तुम्हारा नाम लोगों ने अलेक्जेंडर से महान सिकंदर क्यों रखा? क्योंकि तुम सपनों की बहुत ऊंची उड़ान भरते, मगर भूलना मत, जो सूरज के अधिक निकट उड़ता है वो अपने पंख जला बैठता है, फिर उसे ना धरती मिलती है ना आकाश। तुम्हें लगता है तुम सूरज हो, मुझे तो परछाई लगते हो। एक बात अच्छे से याद रखना धनानंद, कि जब सूरज आसमान में नीचे होता है तो परछाई बहुत बड़ी बनती है, और जैसे जैसे वो ऊपर जाता है तो परछाई छोटी, बहुत छोटी होने लगती है, और जब वो आसमान में तुम्हारे सर पर आता है तो परछाई गायब। सूरज तुम नहीं, वो पोरस है जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा तुम्हारा रसूख नीचे आता जाएगा, और फिर ना तुम रहोगे ना मगध। तुम उससे बड़े थे, पर उसकी मदद करने के बाद तुम उसके बराबर हो जाओगे। ये जंग भले ही तुम्हारी हो, पर जीत तो पोरस की मानी जाएगी, और तुम आगे बढ़कर अपने ही ताबूत में कीलें ठोक रहे हो। अब मुझे लगता है कि हमारी मुलाकात का वक्त और मकसद दोनों पूरे हो गए। उम्मीद है पौरव मुल्क में मेहमान नवाजी का पूरा लुत्फ उठाओगे।
बेशक धनानंद पोरस के साथ है सेलुकस, पर जिस सोच का बीज मैंने उसके सहन में बोया है वो ज्यादा दिन तक पोरस के साथ नहीं रहेगा। बंद करो ये स्वांग, मैं भी देखता हूं आज विजय कौन होता है। महामहिम, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप किसी उलझन में हैं। महाअमात्य, अपनी सोच समय से पहले मन से बाहर निकाल दो तो मन की कर नहीं सकते। अश्व हो या तलवार, परख लेने के पश्चात ही उपयोग में लाया जाता है। मैं भी पुरु को अपने विचारों में परख रहा हूं। उचित। ये उत्सव मैंने आपके स्वागत के लिए आयोजित किया है सम्राट। आशा करता हूं कि आपको आनंद आ रहा होगा। ऐसे स्वागत से कौन आनंदित नहीं होगा। और राष्ट्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी का आभारी हूं कि इतने अल्प समय में आपने मेरा निमंत्रण स्वीकार किया और यहां आने का कष्ट किया। अब अंग भंग और अवंती और अवराश के साथ है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके संयोग से हम अलेक्जेंडर को परास्त करने में सफल अवश्य होंगे। आप जैसे पराक्रमी क्षत्रिय राजा को सहयोग करके हमारे लिए सौभाग्य की बात है पौरवराज। आइए।
क्षमा करें पौरवराज। यात्रा से बहुत थक गए हैं। उत्सव फिर कभी। इसमें क्षमा की कोई बात नहीं है महाराज। वैसे भी ये उत्सव संपन्न होने को है। आइए भोजन के लिए प्रस्थान करते हैं। नहीं पौरवराज, भोजन का मन नहीं है। बंद करो ये स्वांग। इन क्षत्रिय राजाओं में इतना भी साहस नहीं कि मुझे मेरे मुख पर कह सके कि इन्हें एक नापित नंद के साथ भोजन करने में अपमान का अनुभव होता है। आज इनके जीवन से मान अपमान का भाव ही मिटा दूंगा, इन्हें इनका उचित स्थान दिखाकर। तो अब तुम हमें हमारा स्थान बताओगे धनानंद? स्थान तो हम तुम्हारा देख ही चुके हैं धनानंद। एक क्षत्रिय राजा ने तुम्हें इतना मान सम्मान देकर अपने राज्य में बुलाया, इतना आदर क्या दिया, तुम तो अपनी वास्तविकता ही भूल गए। मगध राज के क्षत्रिय तुम्हें सम्मान देते होंगे, लेकिन इसका ये अर्थ कदापि नहीं कि हम भी तुम्हें सम्मान देंगे या तुमसे भयभीत होंगे। और यदि तुमने अपनी सीमाएं लांघने का प्रयास किया तो हम तुम्हें तुम्हारा उचित स्थान दिखाने में बिल्कुल संकोच नहीं करेंगे। यदि यही तुम्हारी मंशा है तो यही सही। मैं भी देखता हूं आज जय कौन होता है, ये नापित नंद या तुम क्षत्रिय। ऐसा मत कीजिए, आप सभी हमारे लिए एक सामान है, हमारे अतिथि। बात अतिथियों के मध्य की है पौरवराज, आप बीच में ना आइए। हाँ पौरवराज, आज इनकी मृत्यु ने इन्हें पुकारा है। शांत हो जाइए महाराज। आप समझौते का प्रयास न करें पौरवराज, इस नापित को इसका उचित स्थान दिखाना आवश्यक है। मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आज ना ही कोई नापित है और ना ही कोई क्षत्रिय। हम सब एक ही धरती माँ की संतान है, जिसका लक्ष्य एक है, जिसका उद्देश्य एक है, जिसकी सोच एक है। हम सभी भाई हैं और एक भाई दूसरे भाई के प्राण नहीं लेते। हमारे हाथों की पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती महाराज, कोई छोटी तो कोई बड़ी होती है, किंतु जब इन उंगलियों को एक मुट्ठी बनना हो तो उन्हें एकजुट होना ही पड़ता है। एक शक्ति बनना ही पड़ता है। अपनी जाति, अपना धर्म, अपने वस्त्र बुलाकर हमें इस मुट्ठी के बाती बनना होगा। अभी भारत की वो मुट्ठी बनेगी जिसे कोई विदेशी तोड़ नहीं पाएगा। और यही मुट्ठी उस अलेक्जेंडर को मुंह तोड़ जवाब देगी। यह मेरा वचन है आपसे। हमारी यही एकता की शक्ति उस अलेक्जेंडर की हार का कारण बनेगी।
अब आप सब पर है कि आप अपने ही भाइयों के सर काटना चाहते हैं या उन विदेशियों का रक्त बहाना चाहते हैं। आप उचित कह रहे हैं महाराज। हमारी आंखें खोलने के लिए धन्यवाद। हम शपथ लेते हैं कि अपनी अंतिम श्वास तक आपके साथ होंगे। हम एक होकर दिखाएंगे। आपकी आवश्यकता हमें आज ही नहीं, उस समय भी होगी जब पूरा भारतवर्ष एक सूत्र में बंधा होगा, जब अलेक्जेंडर हार जाएगा, ताकि आप हमारा उचित मार्गदर्शन कर सको। आप भारतवर्ष के सबसे महान और शक्तिशाली राजा बनोगे। सूर्य बनकर इतिहास में नाम चमकेगा आपका। महाराज पुरुषोत्तम की, 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 महाराज पुरुषोत्तम की। ये जंग भले ही तुम्हारी हो, पर जीत तो पोरस की मानी जाएगी। और तुम आगे बढ़कर अपने ही ताबूत में कीलें ठोक रहे हो। उम्मीद है पौरव मुल्क में मेहमान नवाजी का पूरा लुत्फ उठाओगे। महाराज पुरुषोत्तम की, 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 महाराज पुरुषोत्तम की। हमारी सेना यहाँ और यहाँ तैनात रहेंगी। व्यर्थ ही समय नष्ट कर रहे हैं आप महाराज पुरु। अलेक्जेंडर झेलम पार करने का कभी सोचेगा भी नहीं। हमारे महामहिम सम्राट धनानंद ने अपनी शक्ति और पराक्रम का परिचय दे दिया है उस अलेक्जेंडर को। उसके पश्चात भी यदि वो झेलम पार करने का साहस करेगा तो वो अपनी मृत्यु को निमंत्रण देगा। सिंह निर्विवादित रूप से वन का राजा होता है, तब भी सदैव सतर्क रहता है। इसे यूं भी कहा जा सकता है कि सदैव सतर्क रहता है सिंह, इसी कारण वन के अन्य प्राणियों पर अपना आधिपत्य बनाए रखता है। माना कि अलेक्जेंडर को पिछले युद्ध में हमने पराजित कर दिया, परंतु जब तक हम अलेक्जेंडर की यवन सेना को भारत की भूमि से सदा के लिए खदेड़ नहीं देते, हमें सज्ज भी रहना होगा और सतर्क भी। आचार्य उचित कह रहे हैं। अलेक्जेंडर की क्रूरता को हमने अपनी आंखों से देखा है। मृत्यु का वो तांडव जो उसने तक्षशिला में किया था, हम उसके साक्षी हैं। परंतु सम्राट धनानंद को युद्ध का क्या भान? वो तो बहुत वर्षों से युद्ध भूमि में भी नहीं गए। किंतु मुझे पूरा विश्वास है कि सम्राट के वहां जाने से और इन यवनों को खुली चेतावनी देने से उनका मनोबल अवश्य ही दुर्बल हुआ होगा। और ये बात हमारे हित में है महाराज। पौरव राज, आपकी क्या रणनीति है? हम इस बार प्रतीक्षा नहीं करेंगे, झेलम पार करके प्रहार करेंगे। हमारा सेतु स्थान पर बनेगा क्योंकि झेलम वहां मूर्ति है और पानी का बहाव कम है और वहां का मार्ग संकरा भी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह कि अलेक्जेंडर इस मार्ग के विषय में कुछ नहीं जानता। कोई दूसरा रास्ता तो जरूर होगा। झेलम पार करने का रास्ता तो मिल ही जाएगा शाह, पर असली मुसीबत दुश्मन की हिम्मत है। मगध के साथ खड़े हो जाने से कई गुना बढ़ गई है।
बेशक धनानंद पोरस के साथ है सेलुकर, पर जिस सोच का बीज मैंने उसके सहन में बोया है, वो ज्यादा दिन तक पोरस के साथ नहीं रहेगा। अब तो पोरस को मगध के शाह धनानंद का भी साथ मिल गया है, और मैंने सुना है कि वो बहुत ताकतवर है। अब क्या होगा मलिका? तुम फिक्र मत करो रॉक्सन, वो अलेक्जेंडर है, कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगा। अलेक्जेंडर ने अपनी जिंदगी में इससे भी बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना किया है, और मुझे उम्मीद है कि वो इसका भी कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगा। मगर ये जंग, जंग की फिक्र तुम उस पर छोड़ दो रॉक्सन, तुम अलेक्जेंडर और अपने रिश्ते की फिक्र करो। तुम दोनों के दरमियान जो दूरियां आ गई हैं, अगर उन्हें जल्दी नजदीकियों में ना बदला गया तो तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए मुनासिब नहीं होगा। रॉक्सन, रॉक्सन, आंखें खोलो रॉक्सन, रॉक्सन। आप सब मेरी रणनीति को समझ ही गए होंगे, तो बताइए क्या मत है आप सबका? ऐसी रणनीति तो आज तक किसी ने नहीं बनाई। हमारी जीत निश्चित है पौरवराज। इस समय आपसे अधिक योग्य राजा और श्रेष्ठ रणनीतिकार कोई नहीं है संसार में। जिस तरह एक छोटी सी चिंगारी हवा मिलते ही पूरे शहर को जला देती है, ठीक उसी तरह शक की ये चिंगारी भी कुछ ऐसी ही दास्तां बना। पोरस के खिलाफ जो शक की चिंगारी मैंने धनानंद के दिल में भरी है, वो बहुत जल्द वहम में बदली। जब धनानंद अपने आप को महफूज महसूस नहीं करेगा, और उसके बाद पोरस पर कयामत बरसेगी। फतेह की हवा बहुत जल्द हमारे हक में होगी सेल्यूकस। महामहिम, हवा की दिशा बदल गई है। स्पूरों का वैभव और भी बढ़ता जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि ये मगध से भी बड़ा हो जाए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि क्षत्रिय राजा पे विश्वास रख के हमने बहुत बड़ी चूक की है मामे। इतिहास इस बात को सदा स्मरण रखेगा पौरवराज, कैसे पूरे राज्य पर विजय प्राप्त करने वाले अलेक्जेंडर को आपने भारत से खाली हाथ लौटा दिया। आप भारत के श्रेष्ठ राजा कहलाओगे। सूरज तुम नहीं, वो पोरस है जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा तुम्हारा रसूख नीचे आता जाएगा, और फिर ना तुम रहोगे ना मगध। इतिहास का तो पता नहीं, किंतु वर्तमान मेरे हाथ में है। अब धनानंद संसार को वो आनंद देगा जो इतिहास सदैव स्मरण रखेगा। अब तक पोरस ने जो किया वो उसे अपनी जीत मान रहा है, पर अब उसे एहसास होगा कि जब ज़्यूस के बेटे का कहर बरसता है तो अंजाम क्या होता है। एक ओर पुरु के निश्चय पर
धनानंद की असुरक्षा की भावना की परछाई पड़ रही थी, तो दूसरी ओर अलेक्जेंडर के आक्रमण का संकट गहरा रहा था। अहंकार और क्रोध की अग्नि में जल रहा अलेक्जेंडर उस मार्ग को ढूंढ रहा था जहां से सेना समेत मुझे पार कर सके, और उसके इस प्रयास में सेल्यूकस भी उसके साथ ही था। दिन बीत रहे थे, पर अलेक्जेंडर का निश्चय बीतने का नाम नहीं ले रहा था। हर सांझ सूर्य भी थककर सो जाता, पर अलेक्जेंडर विश्राम लेने को सज्ज नहीं था, और पौरव राष्ट्र का सुरक्षित मार्ग ढूंढने में उसके सैनिक अधिक से अधिक जुटते गए। महीनों तक अलेक्जेंडर और उसकी सेना दिन रात उत्तर दक्षिण हर ओर मार्ग खोजते रहे। उसने अपने सैनिकों के जीवन को दांव पर लगाकर उन्हें गहरे पानी में भेजा, जहां उन्हें मेरी ऊंची नीची और भयानक धाराओं का सामना करना पड़ा। तपती धूप हो या ठिठुराने वाले ठंडे पानी की वर्षा, कोई अलेक्जेंडर के हौसलों को मात नहीं दे पा रहा था। अलेक्जेंडर न स्वयं विश्राम को सज्ज था, न ही किसी को करने दे रहा था। मैंने हर संभव प्रयास किया कि मैं अलेक्जेंडर को अपनी लहरों द्वारा रोक सकूं, तब तक जब तक कि पुरु इस युद्ध के लिए पूर्णतः सज्ज ना हो जाए। अलेक्जेंडर थक नहीं रहा था, तो विश्राम पुरु भी नहीं कर रहा था। सिकंदर के विरुद्ध वो पूरे भारत को एकजुट करने में लगा था। पुरु के नेतृत्व में धीरे धीरे भारत एकता के सूत्र में बंध रहा था। अखंड भारत का स्वप्न साकार होने लगा था। पर पुरु की बढ़ती लोकप्रियता धनानंद की आंखों में अब शूल की भांति चुभने लगी थी। पुरु के बढ़ते तेज से धनानंद विचलित हो रहा था। चाणक्य जानते थे कि धनानंद की असुरक्षा की चिंगारी भविष्य में भयानक ज्वाला का रूप ले सकती है, परंतु उनके पास ना धनानंद का कोई उपचार था और ना ही अलेक्जेंडर के प्रयासों का कोई तोड़। समय चक्र घूमता रहा, किंतु अलेक्जेंडर का प्रयास चक्र थम नहीं रहा था। कहते हैं ना, यदि आप किसी वस्तु को दृढ़ता से तलाश करो तो वो भी आपको खोजना प्रारंभ कर देती है। आखिर मुकद्दर ने सिकंदर से हार मानी। वहां! और 6 महीनों के अथक प्रयास के बाद उसे मार्ग मिला। यही वो जगह है जहां से हम झेलम पार करेंगे। इसी टापू पर हम अपनी छावनी बनाएंगे, जहां से हम आसानी से झेलम पार कर जाएंगे। ये जगह हमारी छावनी से काफी दूर है शाह।
यहाँ छावनी बनाने से पहले हमें इसका मुआयना करना पड़ेगा, जैसे दरिया की गहराई और लहरों की तेजी मापनी पड़ेगी। गोताखोर बुलाओ। नहीं सेल्यूकस, इस जगह का मुआयना मैं खुद करूंगा। लेकिन शाह, इसमें खतरा है। आप क्यों जाएंगे? हमारी फौज के गोताखोर ये काम कर देंगे। जिंदगी का दरख्त खतरों की जमीन पर पनपता है फेस्टियन, और जिंदगी उसके आगे झुकती है जो खतरों के सामने झुकने से इनकार करते हैं। अपने अंदर के खौफ को छिपाने के लिए हम अक्सर नामुमकिन लफ्ज का सहारा लेते हैं। छोड़ दो इस लफ्ज की बैसाखी, फिर इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं रहेगा। इसलिए चलो आगे और जोन दो उस झेलम का सीना। चलो उस टापू पे जहां से मैं उस भारत पर हमला करने वाला। ये शांति, ये तूफान के आने से पहले का मौन है आचार्य। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मां झेलम मुझे संदेश देने का प्रयत्न कर रही है कि जो युद्ध पिछले 6 महीने से मौन है वो किसी भी क्षण जग सकता है। हमें अपनी सेनाओं को सज रखना होगा। पुरु, इन सब अलग अलग राज्यों की सेनाओं को एक साथ एक ही युद्ध के लिए एकत्रित करना अत्यंत सराहनीय प्रयास है, परंतु मेरे विचार से मगध की सेना को इन सब सेनाओं से अलग रखना ही उचित होगा। मैं आपकी बात की गंभीरता को समझ सकता हूं आचार्य, किंतु हमारे पास और कोई विकल्प नहीं। मगध की सेना हमारे बल का मेरुदंड है और हम उन्हें अलग नहीं कर सकते। पुरु, देश के प्रति तुम्हारी निष्ठा और कर्तव्य परायणता सराहनीय है, परंतु स्मरण रहे हमारे इसी देश पर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, और युद्ध के ये बादल कहां बरसेंगे ये केवल पवन की गति तय करेगी। और मुझे पवन की गति बदलने का आभास हो रहा है। धनानंद जैसा शत्रु मित्रता का कितना भी आश्वासन क्यों ना दे दे, परंतु उसके प्रति सतर्कता बरतने में कोई हानि नहीं बुरु। यदि हम स्वयं उन पर विश्वास न कर सके तो उन प्रयासों और बलिदानों का कोई अर्थ नहीं जो हमने अखंड भारत की रचना के लिए दिए हैं।
भारत एक होगा विश्वास की डोर से। संदेह के कुलाड़ी से हम भारत के टुकड़े नहीं होने देंगे। मुझे आभास है कि सम्राट इस बात से प्रसन्न नहीं कि हमने अन्य राज्यों के साथ संधि की है। उनकी असहिष्णुता की भावनाएं छिप नहीं सकी मुझसे। किंतु यह भी सत्य है आचार्य कि मगध की सेना के सहयोग के बिना हम अलेक्जेंडर को परास्त नहीं कर सकेंगे। यदि मगध पीछे हट गया तो अलेक्जेंडर की सेना का टूटा मनोबल फिर से एक हो जाएगा और तब अपनी मातृभूमि की रक्षा करना कठिन सिद्ध होगा। किंतु आपका सुझाव उचित था। मैं मगध की सेना को ऐसे मोर्चे पर रखूंगा कि अन्य सहायक सेनाओं के संपर्क में ना रहे। उस सेना का उपयोग केवल अतिरिक्त सुरक्षा बल के रूप में आवश्यकता पड़ने पर किया जाएगा। क्योंकि यदि अलेक्जेंडर इतने लंबे समय से शांत बैठा है तो वो कोई बड़ा और भयंकर खेल अवश्य खेलेगा और मैं उसके लिए सच हूं। शाबाश, शाबाश, थोड़ा आगे और बढ़ो, थोड़ा हौसला और दिखा, आगे बढ़ो। मंजिल के इतना करीब आकर हम हिम्मत नहीं हार सकते। तुम ये कर सकते हो, आगे बढ़ो। क्या रुकिए, आगे पानी का बहाव बहुत तेज है, मैं मदद भिजवाता हूं। कोई आगे नहीं बढ़ेगा। ये जंग मेरे और झेलम के बीच है। आगे बढ़ो, या तो आज हम इस टापू पर पहुंचेंगे या इसी झेलम में डूब जाएंगे, पर लौट के नहीं जाएंगे। आगे बढ़ो। इस रस्सी के सहारे आगे चलो सेल्यूकस, और हमारी आधी फौज को इसी रास्ते से आगे लेकर आ। हेफेस्टियन, तुम बाकी की फौज के साथ जमीनी रास्ते से आगे बढ़ो और पूरा मुल्क पहुंचो। हम अचानक हमला करके उन्हें तबाह कर देंगे। खेल का आखिरी मंजर अब शुरू हुआ। पोरस,
इस विषय में और कोई जानता है? कोई नहीं प्रभु, सूचना मिलते ही मैं सीधे यहीं आया हूं। ठीक है, जाओ तुम। उचित समय पर आए हो महामात्य। मैं सोच रहा था अब इस खेल में मनोरंजन शेष नहीं रहा। 6 माह बीत गए और हर दिन जीवन बेरंग और नीरस हो रहा है, और जहां आनंद ना हो वहां धनानंद का क्या लाभ। ये छोटे छोटे क्षत्रिय जो खेल खेलना चाहते हैं खेलें, मैं मगध लौटूंगा। अलेक्जेंडर तो आ नहीं रहा। वो आ रहा है। अलेक्जेंडर अपनी सेना के साथ उत्तरी छोर से आ रहा है महामहिम, और वो कभी भी आक्रमण कर सकता है। और ये ज्ञान पौरव राष्ट्र में किसी को नहीं। ज्ञान, ये ज्ञान ही शक्ति है महामात्य। ये ज्ञान ही है जो एक राजा को सम्राट बना दे और सम्राट को भिक्षुक। ये ज्ञान यदि संसार में सबको प्राप्त हो जाए तो कल्पना करें ये संसार कैसा होगा। छोटा बड़ा, पात्र कुपात्र, सब राजनीति का खेल जीत जाएंगे। अब तक गुरु इस खेल को जीत रहा था, पर अब ये ज्ञान के फासे खेल के बिसात को ही बदल देगा। आओ पौरवराज, तुम्हारी ही प्रतीक्षा थी। अब तुमसे ही ये खेल मनोरंजक होगा। क्षमा चाहता हूं सम्राट, किंतु चौसर का खेल मुझे खेलना नहीं आता। मैं आपसे केवल एक निवेदन करने आया हूं। निवेदन, विनती, ये शब्द मुझे अत्यंत प्रिय है। बताओ, क्या विनती है तुम्हारी? मैं चाहता हूं कि आपकी पूरी सेना उत्तरी दिशा में रहकर अतिरिक्त बल के रूप में मेरा सहयोग दे। विनती पूर्ण करने में एक विचित्र आनंद आता है। तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। मगध की सेना उत्तर से आएगी। क्यों समझ लो, मैं और मेरी सेना उत्तर दिशा की ओर कूच कर रहे हैं। अभी नहीं सम्राट, आप हमारे सहायक, और सहायकों की सुरक्षा करने का दायित्व मेरा है। पहले मैं स्वयं वहां जाऊंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि वो स्थान आपके और आपकी सेना के लिए सुरक्षित और उपयुक्त है या नहीं। उत्तम, वास्तव में तुम्हारे विचार महान है पुरु। जाओ, सुनिश्चित करो। तब तक मैं अपनी सेना को सज्ज करता हूं, और उचित अवसर आने पर मैं अपना अगला कदम बढ़ाऊंगा। आओ अलेक्जेंडर, मैं तुम्हारी और पुरु की भेंट की प्रतीक्षा बहुत उत्सुकता के साथ कर रहा हूं। पुरु, ये सवाल कैसा? हमारा तो यहाँ कोई सैन्य बल भी सज नहीं है। तो सामने आ ही गए पोरस। आज का दिन
इस खेल का खात्मा शुरू होगा। आगे बढ़ो। शाबाश, आगे बढ़ो। आगे बढ़ो। हुक्म भेजो, फौजी को मुख्य कश्तियों में भरकर भेजा जाए। तूफान और गहराता जा रहा है हस्ती, हमें शीघ्र वहां पहुंचना होगा। यदि झेलम पार करने का दुस्साहस किया तो पुरु के साथ मुझे और मगध की पूरी सेना को खड़ा पाओगे। संसार जीता है तुमने, पर्याप्त है। और अधिक लालच करोगे तो संसार से जाओगे। मैं आ रहा हूं पोरस, और मुझे यकीन है कि मगध की फौज का गुरूर अब तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। मेरे विचार में पुरु के आने से पहले हमें मगध लौट जाना चाहिए मामा। नहीं महामात्य, अभी नहीं। किसी वृक्ष को गिराने के दो मार्ग होते हैं। प्रथम, निरंतर उस पर कुल्हाड़ी से प्रहार करते रहो, किंतु इसमें समय भी अधिक लगता है और बल भी। और वृक्ष यदि कटकर गिर भी जाए तब भी उसकी जड़ें शेष रहती हैं, जो पुनः उसे उठ खड़े होने की आस देती है। फिर वो दूसरा मार्ग क्या है? दूसरा, उस पेड़ के भीतर दीमक छोड़ दी जाए, जो भीतर ही भीतर उसे खोखला कर दे, उसकी जड़ें तक ना छोड़े, ताकि पुनः उस पेड़ के उठने की कोई आशा ही ना रहे। और पुरु के साथ भी यही होगा। मैं यहां अतिथि बनकर उस वृक्ष को धराशायी होते हुए देखूंगा। और ये सब तब होगा जब अलेक्जेंडर झेलम पार करके पौरव राष्ट्र पर अपना कदम रखेगा। कदम रखेगा।
बहादुरों, तैयार हो अपनी जिंदगी और तारीख की सबसे बड़ी जंग लड़ने के लिए। शाह अलेक्जेंडर, गो और लिख दो अपना नाम तारीख के पन्नों पर दुश्मन के लहू से। गुरु, ये सवाल कैसा? हमारा तो यहां कोई सैन्य बल भी सच नहीं है। मैं देखता हूं हस्ती। तो सामने आ ही गए पोरस। आज के दिन इस खेल का खात्मा शुरू होगा। तो ये है पोरस। तुमने इसे पहली बार देखा है सेल्यूकस, और आखिरी बार भी देखोगे, क्योंकि ये इसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। आगे बढ़ो सेल्यूकस, इस खेल का खात्मा हम आज ही करते हैं। तुम जाकर आचार्य और पिताश्री को सूचित करो। हमें मगध की सेना को भी यहां लाना होगा। तब तक मैं उस अलेक्जेंडर को रोकता हूं। नहीं पुरो, आज नहीं। आज मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। हम दोनों एक साथ मिलकर उस अलेक्जेंडर का सामना करेंगे, और जब हम दोनों एक साथ होंगे पुरो, तो फिर वो चाहे जितने भी हो, हम उन्हें संभाल लेंगे। किंतु भाई, मैंने कहा ना नहीं पुरो, एक महाराज होने के नाते मैंने तुम्हारे सभी निर्णयों का ससम्मान पालन किया है, किंतु एक सेनापति होने के नाते और एक बड़ा भाई होने के नाते मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। और ये एक बड़े भाई का आदेश है पुरो। हम दोनों मिलकर उस अलेक्जेंडर का सामना करेंगे, और ये मेरा अंतिम निर्णय है। शीघ्र जाओ और पिताश्री को सूचित करो। तुम जानते हो ना क्या करना है भाई। हाँ पुरो, समय आ गया है कि फिर से वही बचपन जी ले जो दस्यु लोक में जिया करते थे। तो आओ भाई, बहुत दिन हो गए हैं दस्यु खेले हुए। इस मोर्चे पर मैं तुम्हें खत्म करूंगा पोरस, और दक्षिण से हेफेस्टियन हमला बोलेगा। आज पूरी तरह इस चक्की में पिस जाओगे तुम पोरस, और फिर पूरा मुल्क सिर्फ किस्सों में याद किया जाएगा।
तैयार हो। खत्म कर दो सबको, कोई भी बचना नहीं चाहिए। ये सूचना आचार्य तक पहुंचानी होगी। युद्ध हमारे सर पर है, ऐसे में पुरु को कहीं अकेले नहीं जाना चाहिए था। पुरु अकेला नहीं है आचार्य, उसका भाई हस्ती है उसके साथ। जब तक हस्ती और पुरु एक साथ है तब तक वो दोनों अलेक्जेंडर तो क्या संपूर्ण संसार पर भारी पड़ सकते हैं। मुझे उनके साहस पर कोई संदेह नहीं, परंतु युद्ध विचित्र होता है। आवश्यक नहीं कि शत्रु केवल वो हो जो सीमा पार खड़ा हो, शत्रु कहीं से भी आ सकता है। इसलिए सतर्क रहना चाहिए। हमें आभास है कि आपका संकेत किस ओर है आचार्य, किंतु पुरु ने हर संकट को काट कर अपना मार्ग बनाना सीखा है। आप निश्चिंत रहे। अपने अपने स्थानों पर तैनात हो जाओ सैनिकों। अलेक्जेंडर किसी भी क्षण यहां पहुंचता होगा। वो पल जिस पर हमारे देश का आने वाला कल निर्भर है, वो पल आ गया है। बहुत जल्द हम अपने जीवन का सबसे बड़ा युद्ध लड़ेंगे और अपने जीवन का अंतिम युद्ध लड़ेगा वो अलेक्जेंडर। अब तक हमारा संदेश छावनी तक पहुंच चुका होगा। सम्राट धनानंद अपनी सेना सहित यहां पहुंचते ही होंगे। बस तब तक हमें मोर्चा संभालना है, फिर सब कुछ हमारे नियंत्रण में होगा। महाराज, 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 संदेशवाहक का वेग बता रहा है कि पुरु की भेंट उस अतिथि से हो गई है जिसकी प्रतीक्षा वो महीनों से कर रहा है। उचित कह रहे हो महामहिम। हम गंभीर संकट में हैं महाराज। अलेक्जेंडर लगभग आधी सेना लेके झेलम पार करके पौरव राष्ट्र की उत्तरी पश्चिम छोर पर पहुंच गया है महाराज। महाराज पुरु के पास मुट्ठी भर सेना है, उन्हें तुरंत सहायता चाहिए महाराज। पौरव श्रेष्ठ, दक्षिणी छोर पर यवनों के एक बड़े सैन्य दल ने धावा बोल दिया है। तो अलेक्जेंडर ने दोनों ओर से मोर्चा खोल दिया है। रणभीरी भिजवा दो आचार्य, हमें इसी पल पुरु की सहायता को जाना होगा। मैं जानता हूं तुम यहीं कहीं हो पोरस। आओ, सामने आओ। सावधान, नीचे झुको।
आप दक्षिणी छोर संभाले सम्राट। नहीं, पुरु ने मुझे उत्तरी पश्चिमी छोर संभालने को कहा था, वहां मैं जाऊंगा। आप दक्षिण मोर्चा संभालिए। मैं अन्य क्षत्रिय राजाओं के साथ मिलकर युद्ध नहीं करूंगा। और वैसे भी अलेक्जेंडर को मैंने चेताया था, यदि उसने झेलम पार की तो पुरु के साथ वो मुझे खड़ा पाएगा। उसे उसके दुस्साहस का दंड देने मैं स्वयं जाऊंगा। हमारे विचार से हमें आपके साथ चलना चाहिए। आचार्य शेष राजाओं के साथ उनकी सेनाओं का नेतृत्व कर सीमावर्ती क्षेत्र की कमान संभाल लेंगे। देखा महामात्य, मगध इनकी सहायता करने के लिए यहां पर आया, 6 माह तक प्रतीक्षा की और अब ये मगध सम्राट की सहायता करना चाहते हैं। या यूं कहूं कि इन्हें लगता है कि एक नापित नंद यवनों के साथ क्या युद्ध करेगा। ये मगध का अपमान और ये मैं बिल्कुल नहीं सहूंगा। सम्राट, पौरव श्रेष्ठ के कहने का यह तात्पर्य नहीं, किंतु मेरे कहने का अभिप्राय यही है कि मैं अपनी सेना के साथ उत्तरी छोर पर जाऊंगा, अन्यथा मेरी सेना लौट जाएगी। अभी तो सिर्फ तुम्हारी जमीन पर कदम रखा है पौरव, और तुम्हारे कदम लड़खड़ाने लगे। अभी तो तुम्हारी जमीन, तुम्हारा मुल्क और तुम्हारा ख्वाब सब कुछ मेरी मुट्ठी में होगा, और तुम्हारा वजूद मेरे एक इशारे का मोहताज होगा। मेरी मां मेरी धरती पर पड़ रहा तुम्हारा एक एक कदम तुम्हें तुम्हारे अंत की ओर ले जाएगा अलेक्जेंडर। आज अवश्य तुम्हारा स्वप्न चकना दूर करूंगा। अब अल्फाजों की ललकार नहीं, तलवार की धार इस जंग का फैसला करेगी। हट जाओ ब्राह्मण, अन्यथा ये रथ तुम्हें रौंदता हुआ निकल जाएगा। यदि मेरी मृत्यु भी आपको इस समय यहाँ उपस्थित रहने का महत्व सिखा सकती है सम्राट धनानंद, तो मैं सज्ज हूं।
मैं हमारे सैनिकों को पर्वत आने का मार्ग दिखाता हूं। तुम अलेक्जेंडर को रोकने के लिए व्यूह रचना करो। आओ अलेक्जेंडर, जब तक तुम मेरे व्यू तक पहुंचोगे तुम्हारी पूरी सैन्य शक्ति छिन्न भिन्न हो चुकी होगी। कोई और रास्ता ढूंढना होगा। अब तक तो धनानंद की सेना को यहां पहुंच जाना चाहिए था। कहां है वो? क्या तुम्हें वाकई लगा पोरस तुम और तुम्हारे वो मुट्ठी भर सैनिक अलेक्जेंडर को रोक सकते हैं? सच तो यह है पोरस, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा सिवाय जान के। मगध की सेना आ गई है पुरो। अब इन यवनों का नाश होगा। अब बिल्कुल उपयुक्त समय पर आए हैं सम्राट। अब ये युद्ध आज अभी और इसे समय पूर्ण होगा। आइए इन यवनों का नाश करते हैं। इच्छा, अपेक्षा, आकांक्षाएं, ये सब संसार में दुख का कारण होते हैं। इसीलिए मुझे इच्छाओं और अपेक्षाओं को भंग करने में अत्यंत आनंद आता है। बुरा लग रहा है मुझे, क्योंकि तुमने मेरा और मेरी पूरी सेना का खूब सत्कार किया, और इसी सत्कार के बदले आज मैं धनानंद तुम्हें एक सीख देता। युद्ध में कभी किसी पर अत्यधिक विश्वास मत करना।
किसी पर किया गया अंधविश्वास अंधा बना देता है। जिसे ढाल समझते हैं विश्वास की, वो घात का शस्त्र बनकर जिक काट सकता है। युद्ध नीति में छल और बल का संतुलन बनाना होता है महाराज पुरुषोत्तम। ये आप क्या कह रहे हैं सम्राट? जब दो राजा बात कर रहे हो तो बीच में बोलने का अधिकार तुम्हें आज भी नहीं है बालक। गुरु संसार में वो सूरज बनने की चेष्टा कर रहा है जो मुझ पर ही ग्रहण लगा देगा, मेरे ही अस्तित्व को निगल जाएगा। किंतु तुम भूल गए पुरु, जब सूर्य आकाश में होता है तो वो किसी और वस्तु को चमकने नहीं देता। मगध का वो सूरज मैं था, मैं हूं और मैं ही रहूंगा, और मैं ही रहूंगा, और मैं ही रहूंगा। क्षमा करना, ये युद्ध तुम दोनों का है, निपटो। और मगध की ओर मुख मत करना। मगध का ये सूरज केवल परछाई ही लंबी नहीं करता, पास आने पर भस्म भी कर देता। चलो कहा था ना मैंने सेल्यूकस कि शक की एक छोटी सी चिंगारी कैसे बगावत की आग बनकर फैलती है। ये क्यों अवरोध बनकर खड़ा हो गया? अवरोध नहीं, भविष्य आया है सम्राट धनानंद आपको सचेत करने के लिए। इतिहास को अवसर मत दीजिए सम्राट कि वो आपको अखंड भारत की सबसे बड़ी बाधा के रूप में स्मरण रखे। मत अवसर दीजिए इस संसार को कि वो स्वतंत्रता के भक्षक के रूप में आपका नाम ले। सम्राट, ये समय भारत से मुंह मोड़कर खड़े होने का नहीं है। भारत के अन्य वीरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारत के शत्रुओं के साथ संग्राम करने का है। आज तक नंद वंश के बारे में किसी ने कुछ भी कहा हो, परंतु यदि आज आप भारत के अन्य वीरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे तो आने वाला इतिहास नंद वंश का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखेगा। अब एक तुच्छ दरिद्र ब्राह्मण मगध को निर्देश देगा, एक नापित नंद को सिखाएगा कि उसे क्या करना चाहिए? हट जाओ ब्राह्मण, अन्यथा ये रथ तुम्हें रौंदता हुआ निकल जाएगा। यदि मेरी मृत्यु हुई आपको इस समय यहां उपस्थित रहने का महत्व सिखा सकती है सम्राट धनानंद, तो मैं सज्ज हूं। यदि इस ब्राह्मण की हत्या करने से ही आपको अलेक्जेंडर के साथ होने वाले इस युद्ध में खड़े रहने की प्रेरणा मिलती है,
तो आगे बढ़िए और अंत कर दीजिए मेरा। अपनी मातृभूमि के प्रति से अपना ऋण समझकर मैं अपनी मृत्यु को सहर्ष गले लगा लूंगा। ब्राह्मण की अंतिम इच्छा पूर्ण की जाए। नहीं आचार्य, आपका जीवन मेरे लिए अमूल्य है। जब नौका तैयार हो जाती है तब उस पर सबसे पहले चूहे चढ़ते हैं, किंतु जब वही नौका डूबने वाली होती है तब सबसे पहले भागने वाले भी वही चूहे होते हैं। पर उससे नाविक के बल पर कोई असर नहीं पड़ता सम्राट। यदि ये जाना चाहते हैं तो इन्हें जाने दिया जाए आचार्य। आप ये मत सोचेगा कि मगध की सेना हमारा बल है। हमारा बल राष्ट्र प्रेम है, और इसी राष्ट्र प्रेम के लिए धरती मां की कई संतानें हैं जो अपने रक्त की आहुति देने को सच है। आशा करता हूं कि एक दिन आप इस बात को अवश्य समझेंगे कि हम मैं से बड़ा होता है, कि मगध भारत का एक हिस्सा है, भारत मगध का नहीं। आप स्वयं को सूर्य समझते हैं ना, तो स्मरण रहे कि जब सूर्य तपना छोड़ता है तब वो रात के अंधकार में छिप जाता है। आपकी आंखों से ये भ्रम की पट्टी अवश्य उतरे। अब आपसे बात करने के अतिरिक्त मेरे पास और भी काम शेष है। शुभ यात्रा सम्राट धनानंद। चलो। लगता है आज जो तमाचा तुम्हारे गाल पर पड़ा है पोरस, उसकी गूंज तुम्हारे दिमाग तक अभी पहुंची नहीं। इसलिए धनानंद के जाने के बाद तुम यूं अलेक्जेंडर के सामने खड़े हो। तुम भारतीय बड़ा देर से समझते हो पोरस, और इसीलिए तुम हमारे गुलाम भी बनते हो। नहीं बरो, इस समय आवेश की नहीं, बुद्धि की आवश्यकता है। भारत को बचाने से अधिक हमारे लिए और कुछ नहीं है। इस स्वतंत्रता संग्राम के लिए तुम्हारा जीवित रहना आवश्यक है। चलो मेरे साथ। और इतिहास में लिखवा दूं कि दो पौरव वीर युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गए। किसने कहा पौरव वीर भागेंगे? एक वीर खड़ा रहेगा यहाँ इनका सामना करने के लिए। नहीं भाई, तुम्हारा पुरु तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। भूल गए तुमने अलेक्जेंडर को वचन दिया था मेरे लिए कि तुम्हारा भाई तुम्हारी ढाल बनकर इस अलेक्जेंडर की तलवार तोड़ेगा। समय आ गया है पुरु। यदि तुम्हें ये युद्ध जीतना है तो तुम्हें हमारी शेष बची सेनाओं का उचित प्रकार से नेतृत्व करना होगा। तुम्हें इसके विरुद्ध सज्ज करना होगा, और उसके लिए इस समय तुम्हारा यहीं से निकल जाना उचित है। भाई मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। तुम्हें जाना होगा पुरु। आज तक तुम बाबा के अच्छे पुत्र बनकर रहे। एक अवसर मिला है मुझे यह सिद्ध करने का कि मेरी धमनियों में भी बाबा का लहू दौड़ रहा है।
मुझे बाबा की आत्मा को शांति देने दो पुरु। ये मेरी श्रद्धांजलि होगी अपने पिता के लिए, तुम्हारे बाबा के लिए। मुझे कुछ नहीं होगा अस्ते, और तुम्हें अकेले छोड़कर जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। स्मरण करो राजमाता ने तुम्हें क्या सिखाया कि मातृभूमि से बढ़कर कुछ भी नहीं, मां भी नहीं। मैं तो केवल भाई हूं। यदि तुम जीवित रहना पुरु तो भारत की लौ जलती रहे, भारत अखंड भी बनेगा और स्वतंत्र भी। और आज यदि हस्ती मरा भी तो गर्व होगा उस पर, उसके बाबा को, उसके भाई को, और स्वयं उसे अपने आप। बोलो, भारत की स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण लक्ष्य है तुम्हारे लिए? यदि है तो तुम रुक सकते हो, अन्यथा जाओ पुरु। मातृभूमि की रक्षा के लिए तुम्हें इस समय यहां से जाना ही होगा। मगध की सेना के पलायन के पश्चात हमारी संयुक्त सेनाओं का मनोबल टूट चुका होगा। केवल तुम ही हो जो उनके गिरे हुए मनोबल को पुनः जागृत कर सकते हो। तुम्हें यहां से जाना होगा पुरु। हस्ती एक योद्धा है, अपनी नियति जानता है। एक अवसर दे दे भाई, ताकि मेरी बाबा की आत्मा अपना सर गर्व से ऊंचा कर सके। और उन्हीं बाबा ने सिखाया है कि युद्ध में कभी पीछे मत हटना। तुम पीछे नहीं हट रहे हो पुरु, तुम तैयार हो रहे हो। जैसे सिंह आक्रमण करने से पहले 4 कदम पीछे ले। पीछे हट भाई, इकट्ठा कर अपनी शक्ति, और सिंह का मुखौटा पहने इस अलेक्जेंडर को अनुभव करवा के तू असली सिंह है। अपने सीनाथ से हमारी शेष बची सेनाओं में आत्मविश्वास का बल फूंक। भारत जयतु। मुझे पौरव मुल्क की फौजों के बीच पीस देना चाहते थे ना पूरस? अब तुम पिसोगे मेरे और मेरे दूसरे मोर्चों के बीच।
वाह, तो ये थी पोरस की जाबाजी। अखंड भारत का मुहाफिज मैदान जंग से भाग गया। अपने भाई को अकेला मरने के लिए छोड़ने को। जी, निराश किया पोरस ने। मुझे तो लगा था मुकाबला कड़ा होगा। किसने कहा पुरु चला गया? और से देख अलेक्जेंडर, पुरु तुम्हारे सामने खड़ा है। मैं हस्ती नहीं पुरु हूं, क्योंकि पुरु एक व्यक्ति नहीं, एक सोच है, और लक्ष्य सोच पूरा करती है, शरीर नहीं। और शरीर हस्ती का है, परंतु सोच पुरु की है। वो सोच जो कहती है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसके माँ बाप, भाई बहन या अन्य किसी भी संबंध से बढ़कर उसके लिए उसकी मातृभूमि होती है। बातें तो बिल्कुल पोरस की तरह करते हो हस्ती। प्रहार करो अलेक्जेंडर, जवाब भी पुरु की तरह ही मिलेगा। और अपने भाई को दिया वचन भी तो पूरा करना है। तुम्हारे भाई का कॉल पूरा होना हो हस्ती, पर तुम्हारी सांसें आज ही पूरी होगी। अपने सैनिक दलों को एकत्रित करो। हमें तुरंत पुरु के पास
उत्तर की दिशा में बढ़ना होगा। ये युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। ये तो फतेह की शुरुआत है शाह। धीरे धीरे मैसेडोनिया का ये परचम पूरे पौरव मुल्क पे ठहराएगा। आज जश्न मनेगा। नहीं सेल्यूकस, जो शिकार को जख्मी करके जश्न मनाते हैं, शिकार उनके हाथ से निकल जाया करते हैं। हम वक्त नहीं गवाएंगे। हमारी फतेह का सालन पौरव मुल्क की सुलगती आह और सिसकियों पर पकेगा। हजारों लाशों की मीनार पर लहराएगा हमारा परचम। और जितनी ऊंची ये मीनार होगी, फतेह का मजा भी उतना ही आएगा। और फौरन किसी के हाथों हेफेस्टल को पैगाम भिजवा कि वो दक्षिणी सिरा छोड़कर हमारे साथ आकर मिले। इस वक्त हमारी तमाम फौज एक साथ एक जगह पर होना जरूरी है, ताकि हम एक साथ मिलकर उन पर हमला करें और एक ही बार में उन्हें खत्म कर दें। फतेह का परचम, मतलब शाह मुझे अपने मोर्चे पर बुला रहे। सब सैनिक मेरे पीछे आओ। पौरव श्रेष्ठ, हमारे प्रयास और आपके नेतृत्व में यमन सेना को खदेड़ दिया है। वो मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। वो पीछे नहीं हट रहे। उन्होंने यहां आक्रमण किया ताकि स्वयं उत्तरी छोर से प्रवेश कर सके। वो अपनी शक्ति को बिन मोर्चों पर नहीं बांटना चाहते पिताश्री। वो सब एक साथ होना चाहते हैं और फिर पूरी शक्ति से हम पर आक्रमण करना चाहते हैं। पुरु सही कह रहा है। यदि इस समय उसकी सेना पलायन कर रही है तो अवश्य ही ये उसकी युद्ध नीति है। अलेक्जेंडर उत्तरी पश्चिमी छोर से आक्रमण करेगा। हस्ती कहाँ है? वो तो तुम्हारे साथ ही। कैसे? हस्ती ने यह सिद्ध कर दिया कि उसमें बाबा रिपुदमन के संस्कार हैं। किसने कहा पौरवीर भागेंगे? एक वीर खड़ा रहेगा यहां इनका सामना करने के लिए। मैं आज तक तुम बाबा के अच्छे पुत्र बनकर रहे। एक अवसर मिला है मुझे यह सिद्ध करने का कि मेरी धमनियों में भी बाबा का लहू दौड़ रहा है। यदि तुम जीवित रहना पर
तो भारत की लौ जलती रहेगी। भारत अखंड भी बनेगा और स्वतंत्र भी। अपने सीनात से हमारी शेष बची सेनाओं में आत्मविश्वास का बल फूंक उठो। और आज यदि हस्ती मरा भी तो गर्व होगा उस पर, उसके बाबा को, उसके भाई को। हस्ती ने जो शौर्य अनुभव किया उसका अनुमान है हमें, और उस दुविधा और उस पीड़ा का भी आभास है जिससे तुम अभी व्यतीत हो। हस्ती को छोड़कर आने का निश्चय करना संसार का सबसे बड़ा निर्णय रहा होगा तुम्हारा। किंतु स्वयं को दोषी मत समझना पुरु। कोई और विकल्प था ही नहीं तुम्हारे पास, देश के पास। हाँ पिताश्री, पर मेरे भाई के प्राणों की आहुति व्यर्थ नहीं चाहिए। उसका ऋण चुकाने का केवल एक माध्यम है। अलेक्जेंडर को मातृभूमि से खदेड़कर जंग का पहला मोर्चा हमने फतेह कर लिया। हम इस वक्त यहां हैं। हमारा अगला पड़ाव होगा यहाँ पोरस के महल और इस जगह के बीच, जहां हम अपनी पूरी ताकत और मजबूती से पोरस पर हमला करेंगे। अलेक्जेंडर अपना अगला आक्रमण क्या करेगा? वो राजमहल पर अपना आधिपत्य जमाना चाहता है और वो उसके लिए योजनाबद्ध रूप में आगे बढ़ रहा है। हम किसी भी मूल्य पर अलेक्जेंडर को आगे नहीं बढ़ने दे सकते। यदि धनानंद हमसे अंतिम समय पर विश्वासघात न करता तो अब तक तो हम उस अलेक्जेंडर को कब का ऐसे निकाल पार करते थे। जो बीत गया उसे सीख लेकर आगे बढ़ जाना चाहिए पिताश्री। इसी काफी ने मुझे दी है। मानता हूं कि सम्राट हमारे साथ नहीं, किंतु अब भी ऐसे कई राज्य हैं जो हमारा सहयोग दे रहे हैं, और उन्हीं के सहयोग के कारण मैं अलेक्जेंडर को रोकने में सक्षम हूं। अब पोरस हमें रोक नहीं पाएगा। यहां मात दूंगा मैं उसे, इस जगह। और इस जगह लहराएगा मैसेडोनिया का परचम, जो इतना ऊंचा होगा कि पूरे भारत को अपनी परछाई में ले लेगा। हम अपने शत्रु का ऐसा हाल करेंगे कि उनकी परछाई भी उनका साथ छोड़ भागेगी। मेरी मां, मेरा भाई, 10 युवराज, 10 युवरानी, सबके बलिदानों का प्रतिकार लिया जाएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस अलेक्जेंडर को जीतने नहीं दूंगा। जानता था कि तुम मेरा सामना करने के लिए यहां खड़े होंगे पोरस, और शायद तुम नहीं जानते इस जंग से पहले जो तोहफा मैं तुम्हें दे रहा हूं, उसके बाद तुम्हारी सारी पुश्तें अलेक्जेंडर से सामना करने का ख्याल अपने जहन में भी नहीं लाएगी।
तोहफा तुम्हें पसंद आएगा पोरस। गौर से देखो, ये है तुम्हारा सेनापति, पोरस का भाई हस्ती। देखो इसका हस्त और महसूस करो वो तकलीफ जो इसने सही है। और कमाल की बात तो ये है कि इस बेवकूफ को ये गलतफहमी थी कि ये तुम्हें अलेक्जेंडर के कहर से बचाए, पर ये नहीं जानता कि अलेक्जेंडर वो शमशीर है जो बड़ी से बड़ी और मजबूत से मजबूत ढाल को भी चीर सकता है। तो अब अगर है हिम्मत तो आओ और इसे ले जाओ। अब तुम फैसला करो कि तुम्हें हस्ती जैसी मौत चाहिए या अलेक्जेंडर का करम। जो आंख मेरी तरफ उठेगी वो इसी तरह बंद कर दी जाएगी। जो सर मेरे खिलाफ उठा वो ऐसे ही लटकाया जाएगा। आखिरी मौका है तुम्हारे पास। अगर अपनी जान की अमान चाहते हो तो पोरस का साथ छोड़ो और इस ओर आ जाओ। अपने आप को मेरे हवाले करोगे तो मौत के हवाले होने से बच जाओगे। तो बताओ पोरस, तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए? वही जो एक राजा को एक राजा के साथ करना चाहिए। तुम्हारा भाई बेवकूफ था पोरस, जिसे यह गुमान था कि उसकी मौत नहीं, एक कुर्बानी है। पर इन लोगों के चेहरे ये साफ साफ बता रहे कि धनानंद की तरह ये लोग भी जल्द ही तुम्हारा साथ छोड़ेंगे। अलेक्जेंडर ने जो कुछ भी कहा वो आप सभी ने सुन लिया। जो भेंट उसने हमें सौंपी वो आप सबने देख ली। अब उसके प्रस्ताव का क्या उत्तर देना है ये आप सब पर है। और जहां तक बात रही मेरी, मैं पीछे नहीं हटूंगा।
हर संतान के पास अपने पिता, अपने पूर्वजों की कुछ कहानियां होती हैं सुनने के लिए। हर बूढ़े पिता के पास कुछ कहानियां होती हैं अपनी संतान को सुनाने के लिए। कुछ विरासतें होती हैं जो वो अपने आने वाली पीढ़ियों को सौंपते हैं। मेरी कहानी क्या होगी, मेरी विरासत क्या होगी, इसका निर्णय मैं ले चुका हूं। मेरी कहानी होगी कि पुरु अपनी अंतिम सांस तक लड़ता रहा। मातृभूमि की रक्षा में उसने अपनी मां, अपना भाई, अपना सब कुछ खो दिया, फिर भी वो रुका नहीं। अपने शरीर में रक्त की अंतिम बूंद तक वो लड़ता रहा, और तब तक लड़ा जब तक उसने अलेक्जेंडर को अपनी मातृभूमि से खदेड़ नहीं दिया। अभी आप सब पर है कि अपने आने वाली पीढ़ियों को विरासत में क्या सौंपना चाहते हैं, स्वतंत्रता या परतंत्रता। क्या होगी आप सबकी कहानी? ये कि अपने शत्रु के सामने आपने अपने घुटने टेक दिए, या फिर ये कि शत्रु की आंख में आंख डालकर अपनी अंतिम सांस तक लड़ते रहे अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए। क्या होगी आपकी कहानी? यह युद्ध भारत के लिए नहीं, आप सभी को अपने लिए लड़ना होगा, क्योंकि आप हैं तो भारत है। जैसे आप वैसा भारत। अपने भविष्य के लिए आप ना लड़ना चाहें, पर मैं लड़ूंगा अपने भविष्य, अपने सपने के लिए। भारत जयतु! 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 ये पोरस अपने आप को समझता क्या है? इसे क्या लगता है जोश भरी तकरीर देने से ये जंग को जीत जाएगा? हमें मात दे देगा। इसे इसकी औकात दिखानी होगी। भारत
जलगार हो! केवल हमारे शब्दों में ही नहीं, हमारी भुजाओं में भी बल है सेलुकस। मेरी मातृभूमि पर कदम रखा ना तुमने, हमारी नई चाल चलने का वक्त आ गया सेबेस्टियन। तुम तैयार रहना। मुझे पुरु पर पूर्ण विश्वास है आचार्य। वो अपने भाई के शव को शत्रुओं से छीनकर अवश्य ही यहाँ लाएगा। राजगुरु जी, आप पूरे राजकीय सम्मान के साथ हस्ती के अंतिम संस्कार का प्रबंध कीजिए। हस्ती का अंतिम संस्कार उसका भाई स्वयं ही करेगा। अवश्य महारानी जी। एक और बात राजगुरु जी, हमारे सारे शस्त्रागार खुलवाइए और वहां उपलब्ध प्रत्येक तेल कुंभ को बाहर मंगवाइए। जी महारानी जी। कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है लाची। तुम्हारी कुशाग्र बुद्धि ने क्या योजना बनाई है मैं समझ गया। बाकी का कार्य मेरे शिष्य कर लेंगे। धन्यवाद आचार्य। आज पौरव राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक अपना कर्तव्य निभा रहा है, फिर चाहे वो सैनिक हो या एक गुरु। भले ही मैं पुरु के साथ रणभूमि में उपस्थित नहीं हूं, परंतु अलेक्जेंडर के विरुद्ध इस युद्ध में मैं मेरे पुरु के साथ अवश्य लड़ूंगी। चाहे कितना भी लड़ लो पोरस, मगर अलेक्जेंडर की शख्सियत के सामने तुम ज्यादा टिक नहीं पाओगे। वो बहुत जल्द तुम्हारी लाश पर कदम रखकर तुम्हारे तख्त पर बैठेगा। मुझे मेरे सिंहासन की कोई चिंता नहीं है सेलुकस। वो उसी राजा को मिलता है जो धर्मपरायण हो, जो उसके लायक हो, जो उसके पात्र हो। और तुम्हारा वो अलेक्जेंडर मेरे सिंहासन के पात्र नहीं है। खत्म कर दो सबको और इस जंग को भी।
आज मैं तुमसे अपने पिता की हत्या का प्रतिकार लूंगा और ये प्रतिकार तुम्हारी मृत्यु से पूरा होगा। प्रतिकार उनका पूरा होता है जिनकी सोच का आधार दृढ़ हो। एक देशद्रोही पिता के देशद्रोही पुत्र हो तुम, और हम उस पुरु के पिता है जिसने आज तक अलेक्जेंडर को रोक रखा है। आओ। व्यक्ति अपने कर्मों का फल अवश्य ही भुगतता है। वही तुम्हारे पिता ने भुगता, वही तुम भी भुगतोगे। किंतु हमें मारने के लिए तुम्हें थोड़ा और बल जुटाना होगा। हम और तुम्हारा कर्म तुम्हें एक अंतिम अवसर देते हैं। उठाओ शस्त्र, ले लो प्रतिकार, मारो हमें यदि मार सकते हो तो। मैं बाकियों की तरह नहीं हूं पोरस, तेरा भी वही हास्य करूंगा जो तेरे भाई का किया है, और तुझे भी उस दिन ऐसे ही नेसे की नोक पर लटकाऊंगा जैसे तेरे भाई की लाश को लटकाया है। तेरे शरीर की एक एक बूंद को रिश्ते देखेगा तू, और जिस जमीन के तू लड़ रहा है उसी में एक दिन खाक हो जाएगा। मेरे धमनियों में बह रहे रक्त की एक एक बूंद पर देशभक्ति का नाम लिखा है सेलुकस। रक्त शरीर के बाहर हो या उसके अंदर, इससे उसकी निष्ठा पर कोई अंतर नहीं पड़ता। पुरु हो या हस्ते, हम सभी धरती माँ की संतान हैं जो उनका ऋण चुकाने को सज हैं। खेद होगा तुम्हें कि तुम अलेक्जेंडर की सहायता करने यहाँ आए। जो रक्त तुमने मेरे भाई का बहाया है, उस रक्त की एक एक बूंद का मूल्य चुकाना होगा तुम्हें, जो तुमने मेरे भाई के शरीर से बहाया है। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था मलिका कि अलेक्जेंडर के इस जीत के जुनून से मुझे कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन न जाने क्यों आज रह रहकर मेरे जहन में खौफ की तस्वीर उभर रही है। मलिका, मैं समझ सकती हूँ रॉक्सन कि तुम पर क्या बीत रही है। रॉक्सन, वो मैं ही थी रॉक्सन जिसने अलेक्जेंडर के दिलो दिमाग में दुनिया फतेह करने का ख्वाब बोया, मगर मैं नहीं जानती थी कि अलेक्जेंडर उस ख्वाब को पाने के लिए इतना बेलगाम हो जाएगा। अगर मैं ये सब जानती तो आप जरूर मुझसे कुछ छुपा रही हैं मलिका। ऐसा क्या है जिस पर अब तक आपने पर्दा डाला हुआ? मलिका, आपको मुझे बताना ही होगा। मैं अलेक्जेंडर की बीवी हूं और मुझे सच जानने का हक है।
दुनिया फतेह करने के सफर पर निकलने से पहले ओरेकल ने अलेक्जेंडर के लिए कुछ कहा था। अगर वो पूरब की तरफ गया तो मैसेडोनिया कभी नहीं लौटेगा। कुछ लौटेगा तो सिर्फ उसका नाम। अपनी कामयाबी का जाम उठाने के लिए कि जिस्म में जान नहीं रहेगी, अपने जलाल की खुशबू लेने के लिए उसके पास सांसें नहीं बचेंगी। होशियार रहना ओलंपिया, अलेक्जेंडर को भारत मत जाने देना। वो भारत से लौटकर कभी नहीं आएगा। अपने ईश्वर को स्मरण कर लो सेलुकस। तुम्हारे मित्र की ऐसी दशा की है मैंने कि अब वो युद्ध लड़ने में सक्षम नहीं रहा। अब बस कुछ ही क्षणों में मैं तुम्हें और तुम्हारे शाह अलेक्जेंडर को मार मार कर मेरी धरती मेरी मां से खदेड़ फेंकूंगा। गलत फहमी में हो पोरस। तुम शायद भूल रहे हो कि मेरे शाह खुदा है और खुदा को कोई नहीं हरा सकता। किंतु इस बार वो हारेगा, अवश्य हारेगा। पोरस, तुम लोग अपने अजीजों को चलाते हो ना, तो तुम्हारी ये जिम्मेदारी मैं पूरी करता हूं। भाई तुमने तो सेल्यूकस को फारस से एक विशेष कारण के लिए बुलाया था ना, ये सोचकर कि वो तुम्हें हमारे विरुद्ध जीत दिलाएगा। ध्यान से देख लो तुम्हारे सबसे बड़े योद्धा, तुम्हारे विश्वास का क्या हाल किया है हमारे पुरों ने। अब एक बार अपनी दृष्टि घुमाकर भी देख लो अलेक्जेंडर, क्या हाल हो रहा है तुम्हारी सेना का। किस प्रकार हमारा एक एक सैनिक तुम्हारे 10-10 सैनिकों पर भारी पड़ रहा है। पुरु के शब्दों ने इन सब में शौर्य और देशभक्ति का संचार कर दिया है। अब ये सब निडर है, अभय है। तुम्हारी ये चाल भी उल्टी पड़ गई अलेक्जेंडर।
हस्ती के शव को तुमने हमारी सेना में भय उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया, किंतु उसी शव ने इन सब में एक नया उत्साह फूंक दिया है। जो आग तुमने हमें जलाने के लिए सुलगाई थी, उसकी चिंगारी ने तुम्हारी सेना के साहस को जला दिया। पौरव राष्ट्र का प्रत्येक वीर अपनी अंतिम श्वास तक लड़ेगा। भारत जय हो। वो लड़ेगा अपने राजा के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, अखंड भारत के लिए। अब भी अवसर है तुम्हारे पास, चले जाओ यहां से, अपने अहंकार का बोझ उठाए। तुम भारतीयों का सिर्फ एक ही मसला है, तुम बोलते बहुत हो, लेकिन मैं जुबान से नहीं हथियार से बात करने में यकीन रखता हूं। मैं अगर चाहूं तो अभी इसी वक्त तुम्हें खत्म कर सकता हूं, मगर उसके पहले मैं तुम्हारा गुरूर खत्म करूंगा। अब देखते जाओ मैं क्या करता हूं। मुझे केवल आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारी ये योजना यवनों के साथ होने वाले इस युद्ध में पुरु को विजय के अत्यंत निकट ले आएगी। देखना, शीघ्र ही पुरु विजयी होकर लौटेगा। चिंता मत करो, तुम्हारे पिता और माँ उस अलेक्जेंडर को कभी जीतने नहीं देंगे। तुम भी हमारी ही भांति एक स्वतंत्र और सुरक्षित भारत में जन्म लोगे। ये वचन है तुमसे तुम्हारी माँ का।
अपने अजीजों को जलाते हो ना, तो तुम्हारी ये जिम्मेदारी मैं पूरी करता हूं। भाई मुझे अलेक्जेंडर के पास जाना होगा मलिका। मैं उसे वहां से लौटा कर लाऊंगी और फिर हम सब मैसेडोनिया लौट जाएंगे। अगर इस मुल्क पर जीत की कीमत अलेक्जेंडर की जिंदगी है, तो नहीं चाहिए ऐसी जीत। तुम फिक्र मत करो रॉक्सैन, सेलुकस ना सही, लेकिन अलेक्जेंडर के पास अभी भी उसका वफादार हिफैस्टन है। वो पिछली बार भी अलेक्जेंडर को मैदान जंग से बचा कर लाया था, और अगर इस बार भी हालात हद से बिगड़ गए तो वो कोई ना कोई तरकीब जरूर निकाल लेगा। हिफैस्टियन अलेक्जेंडर को तब बचा पाएगा जब वो खुद बच पाएगा पोरस से। आगे बढ़िए महाराज पुरुषोत्तम, जीत लीजिए इस युद्ध को।
हाँ अलेक्जेंडर, हम अपने प्रियजनों का अंतिम संस्कार उन्हें अग्नि देकर करते हैं, पर अपमान से नहीं, उन्हें सम्मान की मुखाग्नि देकर, ताकि उनकी आत्मा को मुक्ति मिल सके। मेरे भाई ने अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है, इसलिए उसकी आत्मा को मुक्ति मिल चुकी है। उसे कोई विदेशी अग्नि दे, यह मुझे स्वीकार नहीं, किंतु अभिन्न तुम्हें करना चाहिए, स्वयं अपने प्राणों की, अपने लोगों के प्राणों की। कहते हैं कभी कभी इंसान का दुख देखकर आसमान भी रो देता है, पर आज पोरस का शौर्य देखकर आकाश की आंखों में गर्व के आंसू थे। जहां अलेक्जेंडर ने इस महायुद्ध का एक पड़ाव छल और बल से जीता, तो अगला पड़ाव पोरस ने अपने देश प्रेम और शौर्य से जीता। किंतु अभी इस रणभूमि को, इस युद्ध में और भी बहुत कुछ देखना था, क्योंकि इन दोनों ही महायोद्धाओं को अपनी अपनी नियति सिद्ध करनी थी। अलेक्जेंडर की दुनिया जीतने की नियति और पोरस की भारत का रक्षक होने की नियति। और अब ये युद्ध अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा था। हेफेस्टियन, तुम उठोगे। ये जंग तुम्हें किसी और के खिलाफ नहीं, अपनी मौत से लड़नी है। अपनी जिंदगी की ये जंग तुम्हें जीतनी है हेफेस्टियन। अपने जुनून और जज्बात को मरने नहीं देना। अब या तो ये लोग तुम्हें तुम्हारी जिंदगी लौटाएंगे, या मैं इन्हें हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दूंगा। सब लोग सुन लो कि अगर हेफेस्टियन का इलाज करते वक्त किसी के भी हाथ कांपे, तो अलेक्जेंडर उसका वजूद मिटा देगा। इसलिए जो करना है करो। मैं बस हेफेस्टियन को जल्द से जल्द अपने पांव पे खड़ा हुआ देखना चाहता हूं। तुम्हें याद है भाई, किस प्रकार हम बचपन में झगड़ा किया करते थे? और फिर पापा हमें एक दूसरे के सामने खड़ा कर देते थे, हमें गले लगवाते थे, फिर सारा क्रोध, सारी कड़वाहट दूर हो जाती थी। काश ऐसा कोई होता जो फिर से हमें गले मिलवा देता। रिपु काका को हस्ती पे गर्व होगा पुरु। उनका स्वप्न पूरा हुआ। हस्ती ने अपने अंतिम समय तक तुम्हारी ढाल बनकर तुम्हारी रक्षा की। वो हस्ती का साहस और त्याग ही था जिसके बल पर हमने अलेक्जेंडर और उसकी सेना को अब तक रोक रखा। हस्ती ने हम सब के भीतर देशभक्ति की कभी न बुझने वाली लौ जला दी है। उचित कह रहे हैं आप पिताश्री। मेरे भाई ने जो कुछ भी किया वो संसार में विरले ही करते हैं। जो प्रेम और निष्ठा मेरे भाई ने मेरे प्रति, अपने देश, अपनी मातृभूमि के प्रति, अपने लोगों के प्रति दिखाई, वो संसार कभी नहीं भूल पाएगा।
गर्व है मुझे कि हस्ती मेरा भाई है। बस दुख इस बात का है कि हस्ती अब मेरे साथ नहीं। पुरु, कौन कहता है कि हस्ती तुम्हारे साथ नहीं है? हस्ती जैसे शूरवीर कभी मरते नहीं, जो इस संसार को छोड़ने से पहले अपने शौर्य की लौ दूसरे दीपकों में जला जाते हैं। देखो इन सब सैनिकों को, इन सब में तुम्हें हस्ती का शौर्य ही दिखाई देगा। हस्ती की स्मृतियां शत्रु के विरुद्ध हमारे लिए शस्त्र का काम देंगी, हम सबको प्रेरणा देंगी। उठो, लड़ो और भारत खदेड़ दो इन आक्रांताओं को जो विदेश से आए हैं। मेरे भाई ने देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाया, अब मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि उसका बलिदान व्यर्थ न जाए। हम अलेक्जेंडर से अपनी अंतिम सांस तक लड़ेंगे। वक्त आ गया है पोरस तुम्हारे समाप्त होने का। शाह, मुझे यकीन था फेस्टियन, तुम होश में जरूर आओगे। ये जंग हमें जीतनी है फेस्टियन। अलेक्जेंडर, तुम दुनिया के शाह हो और मेरे ख्याल से ये बात किसी को साबित करने की जरूरत नहीं। नहीं माँ, अब बात ना ख्वाब की है ना ख्याल की, अब बात है मलाल की और मिसाल की। अगर मैंने पोरस को खत्म नहीं किया तो मुझे जिंदगी भर इसका मलाल रहेगा। और मुझे एक मिसाल देनी है कि अलेक्जेंडर से ऊपर कोई नहीं। अब तैयार हो जाओ पोरस, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी फतह के लिए और अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी शिकस्त के लिए। बहुत हो चुकी फतेह, बहुत लूट लिया सोना, मगर इस फतेह का क्या फायदा जिसकी खुशी हम मिलकर न मना सके? और ये सोना, इसका क्या मोल जो हमारे कुनबे तक ना पहुँचे? हमें अपने मुल्क लौटना है और नहीं लड़ सकते हम। बस, बहुत हुआ ये तमाशा। अपने अपने बख्तर पहनो और शमशीरें उठाओ। जब तक हम ये जंग जीत नहीं लेते कोई कहीं नहीं जाएगा। ये जंग कभी खत्म नहीं होगी। इस जंग के खत्म होने के आसार मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आते। कोई कहीं नहीं जाएगा, लेकिन तुम्हारे यहां से जाने का एक रास्ता है मेरे पास। मत भूलो मेरी शमशीर तुम्हारी जुबान से ज्यादा लंबी और तेज है। जब तक हम ये जंग जीत नहीं लेते कोई कहीं नहीं जाएगा।
बताओ किसको जाना है यहां से? कौन इस जंग से थक गया है? कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं थका है। ये थकावट दरअसल उस हकीकत को छुपाने का एक पर्दा है। और वो हकीकत है इनका खौफ। पिछली जंग में जो पोरस ने इनके जहन में खौफ भरा, ये उससे डर गए और वापस लौटना चाहते हैं। क्या हैसियत है उसकी शाह कि वो हमारी फौज में खौफ पैदा करे? हम पूरी दुनिया पर हुकूमत कर चुके हैं, उसके मुल्क की दहलीज पर खड़े हैं। चलिए शाह, बर्बाद कर देते हैं उसको और उसकी आने वाली नस्लों को। बेशक हम उन्हें खत्म करेंगे सेल्यूकस, पर अपने लोगों को नहीं। हम इस जंग में फतेह पाकर रहेंगे और इस फतेह की शुरुआत आज रात से होगी। मैं हूं अलेक्जेंडर, दुनिया को अपनी मुट्ठी में रखने वाला खुदा। और खुदा के सामने सब झुकते हैं, वो पोरस भी झुकेगा। आज रात यहां कोई आराम नहीं करेगा, कोई भी नींद या सुकून का तसव्वुर नहीं करेगा। हम वापस जा रहे हैं मैदान जंग में, अभी इसी वक्त। आचार्य, आप लाठी को सुरक्षित फोरम में लेके जाइए और वहां की सुरक्षा व्यवस्था खड़ी कीजिए। जाने को राशि जाओ। राशि, वो अलेक्जेंडर लौट आया है, फिर से आक्रमण किया है उसने। मैं हमारी सेना को इकट्ठा करता हूं। शत्रु जानता था कि हम युद्ध के लिए सज्ज नहीं, इसलिए उसने आक्रमण किया है। पहले जाओ और हमारे शस्त्र को सुरक्षित करो, हमारी सैन्य बल को सूचित करो कि शत्रु ने अचानक प्रहार कर दिया है। हमारी सारी सेना को एक स्थान पर लेकर आओ। जाओ। अब हमारे पास केवल 1/3 सेना शेष है। एक बार फिर अलेक्जेंडर ने अपना रंग दिखा दिया। उसने कायरों के भांति पीछे से वार किया जब हम युद्ध के लिए सज्ज नहीं थे। यह युद्ध नीति के विरुद्ध है। न्याय और नीति जैसे शब्द अलेक्जेंडर की समझ में नहीं है पिताश्री।
उसकी दृष्टि में यह केवल एक आक्रमण है, और उसके इस आक्रमण का उत्तर मैं उसको अवश्य दूंगा। सैनिकों, शेष सेना को तुरंत एकत्रित करें और शस्त्रों के साथ हमारी मुख्य छावनी पर प्रस्थान करें। और हाँ, महल में उपस्थित सभी अन्य राजाओं को सूचित करें। शीघ्र ही जाओ। हमारी शेष सेना को यहां आने में कुछ समय और लगेगा, और यहां उपस्थित हमारा बल प्रतिक्षण घटता जा रहा है। मैं अलेक्जेंडर को जीतने नहीं दूंगा पिताश्री। मैं जानता हूं मुझे क्या करना है। अब तक तो अलेक्जेंडर ने पोरस की छावनी को तहस नहस भी कर दिया होगा, फिर उसकी कोई खबर क्यों नहीं आई वहां से? मैंने जंग के मैदान में पोरस को सिर्फ एक बार देखा है मलिका, और उम्मीद करती हूँ कि आज रात भी हालात उस दिन की तरह दोहराए ना जाए। कैसे हालात? तो पोरस ने फिर से वही दोहराया। हाथियों को तैयार किया जाए। ध्यान से देख लो अलेक्जेंडर, विष में डूबी ये तलवारें इन हाथियों की सूंड से बांधी जाएगी। और उसके पश्चात सारा कार्य ये प्रशिक्षित हाथी करेंगे। इन्हें मोड़ने का कोई ना कोई रास्ता मैं जरूर ढूंढ लूंगा। होशियार रहना पोरस, जिन हाथियों को तुम मेरे खिलाफ ला रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने पैरों तले तुम्हें ही रौंद दे। लहरें उन्हीं का नाश करती है जो उसके मार्ग में आए। अलेक्जेंडर, गौर से देखो, ये लहरें अपनी दिशा बदल रही हैं।
भारत जय तू, भारत जय तू। वक्त आ गया है पोरस तुम्हारे समाप्त होने का। महारानी की जय हो। महाराज ने हाथियों की सेना के साथ उस पर आक्रमण कर दिया है। शीघ्र ही हम अलेक्जेंडर और उसकी सेना को खंडित कर देंगे। क्या हुआ आचार्य? आप इतने गंभीर क्यों हैं? कुछ विशेष नहीं लाची, बस आशा करता हूं कि यह युद्ध शीघ्र ही समाप्त हो जाए। बल तुम्हारे साथ है पुरु, परंतु समय अपना पक्ष बदलने के लिए कुख्यात है। जो भी करना है शीघ्र करो। यलकार हो। अपना नेता मुझे दो। ये तूफान पैगाम है देवता zeus का अपने बेटे के लिए। वो चाहते हैं मैं ये जंग हर हाल में जीतूं, इसीलिए उन्होंने ये बारिश की है। देखा तुमने इस सहवान की मैंने क्या हालत की है। अभी अपने ही लोगों को कुचलने के लिए मजबूर है। अब इनकी सबसे बड़ी ताकत थी, इनकी सबसे बड़ी कमजोरी बनेगी। एक बार भारत को अपने कब्जे में करने के बाद हम अपने वतन लौटेंगे। इसलिए बहादुरों आगे बढ़ो, मैसेडोनिया!
यदि अलेक्जेंडर जीत गया तो हमारे साथ क्या करेगा? तेल के को मिलाया जाए और उनका उपयोग किया जाए। हम सब एक परिवार के भांति एक छत के नीचे रहेंगे। जब वो शत्रु आक्रमण करेगा तब उसका सामना एकजुट होकर करें। हम अपनी अंतिम सांस तक लड़ेंगे और उस शत्रु के सामने अपने घुटने नहीं टिकाएंगे। तोड़ दो ये दरवाजा और पोरस को मेरे सामने हाजिर करो, मगर ख्याल रहे मुझे उसकी कटी हुई लाश नहीं, उसका झुका हुआ सर चाहिए। पोरस को चारों ओर से घेर लो। पुरु के पिता हैं, हम भी कोई काम अधूरा नहीं छोड़ते। पिताश्री नहीं,
पिताश्री, पिताश्री, पिताश्री। मुझे अकेला छोड़कर मत जाइए पिताश्री। जाना ही होगा पुरु। स्वतंत्रता का महायज्ञ है, आहुति तो देनी ही होगी। तुम्हारी माँ हमारी प्रतीक्षा कर रही है पुत्र। जानते हो पुरु, ऐसे ही एक विस्फोट ने तुम्हारी माँ और हमें एक साथ लाया था। ये युद्ध हमारे हित में नहीं है पौरवराज। क्या इसका कोई हल नहीं है? एक ही है, हमारा विवाह प्रस्ताव। और आज ऐसा ही विस्फोट हमें फिर से उससे मिलाने का माध्यम बना। यही हमारी नियति है। हमें गर्व है कि ईश्वर ने हमें तुम जैसा पुत्र दिया। जो वचन हमने तुम्हारी मां को दिया था, अब तुम्हें पूरा करना होगा पुरु। कभी मत सोचना कि तुम अकेले हो। हम तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारी मां और हम सदैव तुम्हारे साथ है। हमारा प्रेम और आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। भारत जय तू। पिताश्री, पिताश्री, नहीं, नहीं पिताश्री। जब दो एक समान और एक दूसरे से विपरीत शक्तियां टकराती हैं तो परिणाम भयानक और विध्वंसकारी होता है। सिकंदर और पुरु के मध्य लड़े गए इस युद्ध ने इस कहावत को सत्य सिद्ध कर दिया था। पुरु और अलेक्जेंडर, नियति के दो महान योद्धाओं ने इस युद्ध में अपना सर्वस्व झोंक दिया, जिन्होंने इस युद्ध रूपी यज्ञ में अपने प्रियजनों की, अपने सुख की आहुति दी। दोनों पक्ष के योद्धा इस युद्ध में ऐसे लड़े जैसे पहले कभी नहीं लड़े थे और जैसे इसके बाद कभी कोई युद्ध होगा नहीं। मेरे जल में मैसेडोनिया और भारत के सहस्त्रों वीरों का रक्त बह रहा था और किनारों पर यह गिनना मुश्किल था कि लाशें ज्यादा हैं या पत्थर। पोरस सिंह की भांति लड़ा, पर भाग्य इस बार अलेक्जेंडर के साथ था। इस युद्ध में पुरु ने बहुत कुछ गवा दिया था, किंतु एक संकल्प ये युद्ध भी उससे नहीं छीन पाया। संकल्प कि वो विदेशियों को अपनी धरती पर टिकने नहीं देगा। इस युद्ध में साथ छोड़ता प्रत्येक योद्धा अखंड भारत का स्वप्न
पुरु के कंधों पर डालता जा रहा था। आप दोनों केवल मेरे भाई और मेरे पिता ही नहीं, मेरी दो शक्तिशाली भुजाएं हैं। मैं जानता हूं कि अब आप दोनों मेरे साथ नहीं, किंतु मैं ये भी जानता हूं कि आप दोनों की दृष्टि इस आस पर बैठी है कि कब मैं अखंड भारत का स्वप्न साकार करूंगा, कब मैं भारत को एक करूंगा। आपका पुरु इन जलती चिताओं को साक्षी मानकर ये प्रण लेता है कि हमारे स्वप्न को पूरा करने के लिए मैं सारे प्रयास करता रहूंगा। स्वधया मतन्तर्यमम् पश्यासि वरुणं च देवम्। हमें गर्व है कि ईश्वर ने हमें तुम जैसा पुत्र दिया। जो वचन हमने तुम्हारी मां को दिया था, अब तुम्हें पूरा करना होगा पुरु। और आज यदि हस्ती मरा भी तो गर्व होगा उस पर, उसके बाबा को, उसके भाई को। जैसे सिंह आक्रमण करने से पहले 4 कदम पीछे हट पाए, इकट्ठा कर अपनी शक्ति और सिंह का मुखौटा पहले उस अलेक्जेंडर को अनुभव करवा के तुम असली सिंह हो। हमारे प्रियजनों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए आचार्य। हम उन्हें उत्तर अवश्य देंगे। हमारी बची हुई सेना को इकट्ठा किया जाए और वो 3 राजा जो हमारे साथ थे वो कहां हैं? खुशामदीद। देर आए मगर दुरुस्त आए। खैर तेरी से ही सही, मेरी सरपरस्ती कबूल करके आपने अपनी जिंदगी को महफूज कर लिया है। जब तक आप लोग पोरस के खिलाफ और मेरे साथ लड़ते रहेंगे, आपको और आपके लोगों को कुछ नहीं होगा। यह अलेक्जेंडर का वादा है आपसे। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि पोरस का अगला कदम क्या होगा जब उसे पता चलेगा कि आप लोग उसका साथ छोड़ चुके हैं। उन राजाओं और उनकी सेना के बिना ये युद्ध कैसे संभव है पुरु? हमारे पास पर्याप्त सेना भी नहीं है। आचार्य, लगभग कितने सैनिक बचे हैं हमारे पास? 400-500 सैनिक। अन्य या तो घायल हैं या वीर गति को प्राप्त हो गए। कोई बात नहीं आचार्य,
हम लड़ेंगे, किंतु उससे पहले एक महत्वपूर्ण कार्य शेष है। आज से पूरी प्रजा एक राष्ट्र की भांति नहीं, एक परिवार के भांति एक ही छत के नीचे रहेगी, और वो भी तब तक जब तक ये युद्ध समाप्त ना हो जाए। मेरे पौरव वासियों, बचपन से सुनता आ रहा हूं कि एक राजा का मेरुदंड उसकी प्रजा होती है। आपके इसी साहस और विश्वास ने यह सिद्ध कर दिया है, यह कथन उचित है। एक चट्टान के भांति अधिक होकर आप सब मेरे साथ खड़े रहे, मेरा सहयोग किया, मेरा साथ दिया। किंतु आज मैं चाहता हूं कि मेरा पूरा दंड, मेरी पूरी प्रजा एकजुट होकर एक मुट्ठी की भांति मेरे साथ रहे, क्योंकि जो परीक्षा हमारे सामने है वो हमारे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है। हम सब एक परिवार के भांति एक छत के नीचे रहेंगे, और जब वो शत्रु आक्रमण करेगा तब उसका सामना एकजुट होकर करेंगे। मैं मानता हूं कि संख्या में हम उनसे कम हैं, उनकी गिनती हजारों और लाखों में है, किंतु ये बात हमारे मनोबल को नहीं तोड़ सकती, क्योंकि हमारा साहस उनसे कहीं अधिक है। वो जानते हैं कि जब एक भारतीय क्रोधित हो जाए तो वो क्या क्या कर सकता है। हम अपनी अंतिम सांस तक लड़ेंगे, पर उस शत्रु के सामने अपने घुटने नहीं टिकाएंगे। महाराज जय तू, पुरु, क्या सोच रहे हो? मेरी पूरी प्रजा को, आपको, लाची को मुझसे कई आशाएं हैं, और उन आशाओं के बीच में मैं अकेला रह गया हूं। किसने कहा कि तुम अकेले हो पुरु? ये सच है कि हम सभी को तुमसे बहुत सी आशाएं हैं, मुझे भी है, किंतु इन आशाओं को सारा शरीर एक साथ पूरा करता है, और तुम्हारे शरीर का वामांग, तुम्हारी लाची इस युद्ध में तुम्हारे साथ लड़ेगी। मैं जानता हूं कि तुम मेरे साथ हो लाची, किंतु इससे मैं तुम्हारे साथ की आवश्यकता हमारी प्रजा को है। तुम महल में रहो, रणभूमि से अधिक आवश्यकता तुम्हारी यहां है, और मैं नहीं चाहूंगा कि इस अवस्था में तुम युद्ध लड़ो। हमारी प्रजा की भांति हमारी संतान की रक्षा करने का दायित्व हम दोनों का है। मैं चाहती हूँ कि हमारी संतान इस संसार में आने से पहले माँ के गर्भ में ही सीख ले कि स्वतंत्रता सस्ती नहीं होती। कदाचित तभी वो इस स्वतंत्रता की महत्वता को जानेगा, उसका सम्मान करेगा। माँ के गर्भ से मिली इस सीख से वो भविष्य के लिए सच होगा, ताकि कभी भी यदि भविष्य में ऐसी परिस्थिति आई कि उसे अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए लड़ना पड़े, तो उसका मन दूसरा विचार नहीं करेगा। आवश्यक है पुरु कि हमारी संतान ये जाने कि ये स्वतंत्रता उसे विरासत में नहीं मिली थी, कि वो स्वयं भी इस युद्ध में एक योद्धा था।
परोक्ष रूप से ही सही, किंतु उसे इस वास्तविकता का अनुभव होना आवश्यक है। उचित कह रही हो तुम लाची। हमारे जाने के पश्चात हमारी भावी पीढ़ियां ही होंगी जो स्वतंत्र भारत की परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। हमारी पीढ़ियों को यह जानना आवश्यक है कि स्वतंत्र भारत का यह युद्ध कितना कठिन और महत्वपूर्ण है। महाराज, 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 अलेक्जेंडर आ गया। तोड़ दो ये दरवाजा और पोरस को मेरे सामने हाजिर करो। मगर ख्याल रहे, मुझे पोरस जिंदा चाहिए। मुझे उसकी कटी हुई लाश नहीं, उसका झुका हुआ सर चाहिए। मैं पौरव महल से पहले पोरस के सहन में अपनी फतेह का परचम लहराना चाहता हूं। मुझे मेरी हार स्वीकार करवाना असंभव होगा तुम्हारे लिए, और मेरा सर काटने के पश्चात भी मेरे पैरों को तुम्हारी पेड़ियों में जकड़ा जा सके, ये असंभव होगा। तो बताओ पोरस, तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए? जैसे एक राजा दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है। द्वार की रक्षा की जाए। युद्ध जीतने के लिए बाहुबल की नहीं, मनोबल की आवश्यकता होती है। पुरु के पास भले ही सैन्य बल संख्या में कम था, किंतु अलेक्जेंडर के लिए जीत का मार्ग इतना सुगम नहीं था जितनी उसने कल्पना की थी। दिन ब दिन पुरु को लेकर पौरव वासियों की श्रद्धा बढ़ती जा रही थी। पुरु ने अपने महल पर अब भी कब्जा जमा रखा था। वो लड़ रहे थे चाहे दिन हो या रात। संघर्ष थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक संघर्ष अलेक्जेंडर के भीतर भी चल रहा था, जिसकी अग्नि उसे अंदर ही अंदर जला रही थी, उसे विचलित कर रही थी। वो उस घायल सिंह की भांति था जिसके हाथ शिकार आते आते रह जाता। उसके संयम का बांध अब टूटने की कगार पर था। दिन रात में और रात दिन में बदल रही थी, किंतु परिस्थितियां नहीं बदल रही थी। पुरु अपने संघर्ष में ज्यों का त्यों बना हुआ था और अलेक्जेंडर भी अपनी हट छोड़ने को तैयार नहीं था। और वहां मेरा बेटा पुरु मुझे दिए वचन की लाज निभाने को अलेक्जेंडर और उसके लक्ष्य के मध्य खड़ा था, अडिग, अचल। युवानों के अथक प्रयासों के बाद भी वो पौरव महल और पौरव सैनिकों को अपने अधीन नहीं कर पा रहे थे। पुरु की दृढ़ता ने अब अलेक्जेंडर को विवश कर दिया था कि वो अपनी मांड से बाहर निकले और सामना करे भारत के रक्षक मेरे पुत्र पुरु का। एक दूसरे का प्रारब्ध लेकर जन्मे पुरु और अलेक्जेंडर अपने अंतिम युद्ध के लिए आमने सामने थे। ये युद्ध था दो सोचों का और दांव पर थी भारत की स्वतंत्रता।
रस्सी जल गई पर पल नहीं गया। मैंने तुमसे तुम्हारा मुल्क छीन लिया। तुम्हारा ये महल इस वक्त मेरे कब्जे में है और फिर भी तुम मुझे ललकार रहे हो। ऐसा भी क्या गुरूर पोरस? ये अहंकार नहीं है अलेक्जेंडर। इस भावना को हम भारतीय देश प्रेम के नाम से जानते हैं, जो हमारे हृदय में धड़कन बनकर दौड़ती है, जो हमें बल और साहस देती है अपनी मातृभूमि की रक्षा करने का। हो सकता है कि तुम मुझसे मेरा महल छीन लो, मेरा सिंहासन, मेरा शासन छीन लो, पर मेरी मातृभूमि के प्रति मेरा प्रेम, मेरी सोच, मेरे विचार, मेरा आदर, उसे तुम कभी नहीं छीन पाओगे। मुझे मार भी दोगे पर मेरी सोच को कभी नहीं मार सकोगे। तुम्हारी सोच को मारना था पोरस, इसलिए इतना इंतजार किया। तुम्हें तो मैं कब का मार सकता था, लेकिन आज तुम्हारी सोच मेरे सामने झुकेगी और तुम ये कबूलोगे कि भारत वालों के जज्बे ने अलेक्जेंडर के सामने अपना दम तोड़ दिया। तो ठीक है अलेक्जेंडर, आज का ये युद्ध केवल तुम्हारे और मेरे मध्य होगा। देखते हैं कि तुम्हारा नाम झूठा है या मेरा साहस, तुम्हारे षड्यंत्र की जीत होती है या मेरी सोच की। आज का ये दिन पूरा संसार याद रखेगा कि जो अलेक्जेंडर पूरा संसार जीत कर आया, उसे इस गुरु ने भारत से खाली हाथ लौटाया। खाली हाथ नहीं जाऊंगा मैं। तुम्हारे मुल्क की बागडोर और तुम्हारी गुलामी से जकड़े पैरों की बेड़ियां साथ लेकर जाऊंगा। जब यज्ञ बड़ा हो तो आहुति भी बड़ी ही पड़ती है। भारत की स्वतंत्रता के इस महायज्ञ में पुरु अपने प्राणों की आहुति देने को सज्ज था, किंतु वो विश्वस्त था कि चाहे कुछ भी हो, अलेक्जेंडर को कभी जीतने नहीं देगा। अपनी हार कबूल कर लो पोरस, तुम्हें बख्श दूंगा। वहां देखो अलेक्जेंडर, वहां मेरी पत्नी की गर्भ में मेरी संतान पल रही है, जो इस युद्ध की साक्षी होगी। उसके लिए मेरी अर्थी का भार अधिक सरल होगा, बजाय इस अपराध बोध के कि उसके पिता शत्रु के समक्ष झुक गए, जिनके कंधों पर देश की रक्षा का भार है। मुझे मेरे संस्कार मेरे माता पिता से मिले हैं और वही संस्कार मेरी संतान को भी मिलेंगे। भले ही जन्म लेने के पश्चात मेरी संतान के सर पर मेरा हाथ ना हो, पर गर्व होगा उसे कि उसके पिता के ये हाथ मातृभूमि की रक्षा में कभी थके नहीं, कभी रुके नहीं, कभी थमे नहीं। आओ अलेक्जेंडर, करो प्रहार। पुरु के व्यक्तित्व को परिभाषित करती थी ये सोच कि मातृभूमि से बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं। देश का मान उसका गर्व था, देश का सम्मान उसका आत्मसम्मान था।
पुरु और अलेक्जेंडर के मध्य युद्ध चलता रहा। दोनों के शरीर थक गए थे, किंतु उनकी सोच अब तक अटल थी। दोनों ही हार मानने को तैयार नहीं थे। क्या पाओगे इस लड़ाई से पोरस? यही अंतर है तुम में और मुझ में अलेक्जेंडर। तुम युद्ध लड़ते हो कुछ पाने के लिए और मुझ में देने की चाह है। राजकुमार हूं पर दस्युलोक में मेरा जन्म हुआ। वहां ना ही मेरा कोई परिवार था और ना ही मेरी कोई पहचान, किंतु बहुत छोटी आयु में मैंने ये सीख लिया था कि कुछ पाना जीने का उद्देश्य नहीं, बल्कि वो लौटाना है जो हमने अपने लोगों से पाया, अपनी धरती, अपनी माटी से पाया। और ये युद्ध में वही ऋण चुकाने के लिए लड़ रहा हूं जो मेरी माटी का मुझ पर है। किंतु तुम ये युद्ध मेरे देश पर अधिकार करने के लिए लड़ रहे हो। मुझे मेरी हार स्वीकार करवाना असंभव होगा तुम्हारे लिए, और मेरा सर काटने के पश्चात भी मेरे पैरों को तुम्हारी पेड़ियों में जकड़ा जा सके, ये असंभव होगा। रुक जाओ अलेक्जेंडर, खत्म करो अब इस जंग को। तो आज तुम्हारी जिंदगी का फैसला दुनिया का खुदा अलेक्जेंडर करेगा। स्वयं को ईश्वर मानने से ईश्वर नहीं बन जाओगे अलेक्जेंडर। किसकी मृत्यु कब होगी इसका निर्णय मृत्यु स्वयं लेती है। पुरु हो या अलेक्जेंडर, राजा हो या रंक, ये मृत्यु पक्षपात नहीं करती। और आज ये पुरु मर भी गया तब भी शान से मरेगा। इसी माटी में जन्मा हूं, इसी माटी में मिल जाऊंगा। और तुम सब कुछ पाकर भी इस संसार से खाली हाथ लौटोगे, क्योंकि तुम मेरी सोच को कभी नहीं मार सकोगे। मेरे ये लोग मेरी सोच को जीवित रखेंगे, और यही सोच
अखंड भारत के स्वप्न को पूरा करेगी। मरने के लिए तैयार हो जाओ पोरस। आज तुमने मुझे ऐसा सोचने पर मजबूर कर दिया पोरस, जैसा मैंने आज तक नहीं सोचा। और आज जो मैं करने जा रहा हूं वैसा मैंने जिंदगी में कभी नहीं किया। तो बताओ पोरस, तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए? जैसे एक राजा दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है। तो फिर मेरे सामने झुका राजा क्या करेगा? तो फिर से अपनी सेना बनाऊंगा और तुम्हें खदेड़ने का प्रयास करूंगा। हाँ अलेक्जेंडर, यही है मेरी सोच। और जब तक ये सोच जीवित है, हम भारतीय स्वतंत्र हैं और सदा स्वतंत्र ही रहेंगे। ये शमशीर मेरे साथ मेरी पहली जंग से है पोरस, जब मेरी उम्र महज 16 साल थी। और तब से इस शमशीर के साए में मैंने दुनिया के हर मुल्क को लिया। इसके सामने या तो सिर झुक गए या कट गए, पर इस बार की बात कुछ अलग है पोरस। इसलिए आज अलेक्जेंडर की ये शमशीर तुम्हें सलाम करती है पोरस। हाँ पोरस, मैंने महज एक मोर्चा जीता है। असली जंग तुमने फतेह की है। सही कहा था तुमने, तुम्हारी सोच से जीत पाना वाकई नामुमकिन है। वो सोच जिसने मेरी सोच बदलने पर मुझे मजबूर कर दिया। मैंने तुम्हें तोड़ने के लिए तुमसे तुम्हारी सारी ताकत छीन ली, पर तुमने हार नहीं मानी। मैंने तुमसे तुम्हारे अपनों को छीन लिया, मगर तुमने अपने दर्द को अपनी ताकत बनाया। मैं जंग जीतने के लिए खिड़ता गया, लेकिन तुम अपने मादरे वतन की हिफाजत के लिए ऊपर और ऊपर उठते गए। आज मैं सबकी मौजूदगी में यह ऐलान करता हूं पोरस कि मैंने तुम जैसा जाबाज अपनी जिंदगी में नहीं देखा पोरस। अफसोस कि मैंने इतना वक्त तुम जैसे शख्स से दुश्मनी में बिताया। तुमसे दुश्मनी में मैंने इतना सब कुछ सीखा। काश तुम्हारा दोस्त होता तो न जाने क्या क्या सीख पाता। मैंने महानता छीनने की कोशिश की पोरस, लेकिन तुमने उसे अपने हौसलों से पाया। इसलिए जब तक दुनिया में अलेक्जेंडर का नाम लिया जाएगा, तब तक पोरस का नाम इज्जत से लिया जाएगा। महाराज पुरुषोत्तम की, महाराज पुरुषोत्तम जय, महाराज पुरुषोत्तम की, महाराज पुरुषोत्तम की, महाराज पुरुषोत्तम की, महाराज पुरुषोत्तम की। अब वक्त आ गया है जब हम अपने मुल्क लौट जाएं। पोरस ने मुझे यह एहसास करवाया कि अपने वतन से मोहब्बत कितनी अहम होती है।
दूसरों की जमीन को तो बहुत नेस्तो नाबूद कर लिया हमने, अब अपनी सरजमी को सजाएंगे। नफरतें बहुत की हमने, अब मोहब्बत से अपने मुल्क में जिंदगी बिताएंगे। शाह अलेक्जेंडर के, 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 शाह अलेक्जेंडर के। जाने से पहले एक चीज है जो तुम्हें लौटानी है पोरस। एक अतिथि को भेंट दे रहा हूं और एक शत्रु को परास्त करके उससे वापस छीन लूंगा। तुम्हारी फतह की निशानी कबूल करो पोरस। मैं यहां से अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक साथ लेकर जा रहा हूं कि अपनी सरजमी की मोहब्बत से बड़ा और कोई जज्बा नहीं होता, और अपने साथ लेकर जा रहा हूं तुम्हारे जैसे अजीम शाह की दोस्ती की दौलत। महाराज पुरुषोत्तम की, महाराज पुरुषोत्तम की, महाराज पुरुषोत्तम की, शाह अलेक्जेंडर 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 की। मुझसे प्रतिशोध लेने के लिए मेरी संतान को ढाल बनाया तुमने। आक्रमण! लाची! लाची! वो दिन आ ही गया जब पुरु ने मुझे दिया वचन पूरा किया। अलेक्जेंडर भारत छोड़कर जाने को पूर्णतः सज्ज था। कहने को अलेक्जेंडर भारत से खाली हाथ लौटा, पर पुरु की मित्रता और यहाँ से सीखा सबक उसके साथ था कि अपने देश से प्रिय कुछ नहीं। इस बार उसके रथ में वेग था आक्रमण के लिए नहीं, अपने घर पहुंचने के लिए। ओलंपिया पहले मैसेडोनिया के लिए निकली ताकि अलेक्जेंडर के स्वागत की तैयारियां कर सके। उसे संतोष था कि उसका पुत्र जीवित है, और ये गर्व भी कि उसके पुत्र ने उसे वो सम्मान दिया जिसकी कामना उसे सदैव रही। वहाँ ओलंपिया अलेक्जेंडर के स्वागत की तैयारियां कर रही थी, और अलेक्जेंडर का कारवां बेबीलोनिया तक पहुंच चुका था। बेबीलोनिया अलेक्जेंडर के स्वागत को सज्ज थी, और यहाँ पौरव राष्ट्र पुरु और लाची की संतान का अपने राजकुमार का स्वागत कर रहा था। कुछ लोगों के लिए ये समाचार उनके घावों पर नमक छिड़कने जैसा था, वहीं कुछ के लिए ये अमृत समान मीठा प्रसाद था। ईश्वर करे तुम्हारे पुत्र का नाम तुमसे भी अधिक ऊंचा हो। आपके युवराज का नाम मलय केतु। राजकुमार मलय केतु की, राजकुमार मलय केतु की। मलय पर्वत यानी वो जो अडिग है और सबसे ऊंचा है। आपका युवराज अपने पिता के भांति देश की रक्षा के लिए सदैव अडिग होगा, और वो अपने पिता का नाम पर्वत से भी ऊंचा करेगा। राजकुमार मलय केतु की। यहाँ पौरव राष्ट्र को उनका उत्तराधिकारी प्राप्त हुआ, और कुछ वर्षों बाद बेबीलोनिया में अलेक्जेंडर को ये शुभ समाचार प्राप्त हुआ कि शीघ्र ही मैसेडोनिया को भी उनका उत्तराधिकारी मिलने वाला है। मैं अपने बेटे से मिलने के लिए बेकरार हूँ रॉक्सी।
मैं उसके कदमों में दुनिया की तमाम खुशियां रख दूंगा। और मुझे दोनों जहान की खुशियां मिल गई हैं। आपका बेटा आपकी ही तरह अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर। मैं चाहता हूं कि तुम ये सुनिश्चित करो कि राष्ट्र का कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे। क्या हुआ लाची? शाह पोरस, एक खबर आपको देते हुए बेहद गमज़दा हैं हम कि शाह अलेक्जेंडर कुछ अरसे से बीमार चल रहे थे। लाख दवा देने के बाद भी उन्हें शिफा नहीं मिली। दुनिया के शाह इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अलेक्जेंडर कैसे मरा, इसके अलग अलग किस्से हैं। कोई कहता है कि दुश्मनों ने उसे धीमा जहर दिया, कोई मानता है कि अधिक मदिरा ने उसके शरीर को कमज़ोर कर दिया, तो कोई कहता है कि विषैले मच्छर काटने से उसे ज्वर चढ़ा। कारण जो भी हो, पर अलेक्जेंडर का अंत बुरा भी था। अपनी जन्मभूमि मैसेडोनिया और ख्वाब भारत, दोनों की ज़मीन उसे नसीब नहीं हुई। पर महान लोग मरने से पहले कुछ विरासतें छोड़ जाते हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए। अलेक्जेंडर ने दुनिया से बहुत कुछ छीना, पर जाते जाते 3 नायाब सीखें दे गया, अपनी आखिरी 3 इच्छाओं के रूप में। मेरी पहली ख्वाहिश है कि मेरे जनाजे को मेरे हकीम कंधा दे, ताकि पूरी दुनिया को यह एहसास हो ताउम्र खुद को दुनिया का खुदा मानने वाला, दुनिया फतेह करने वाला अलेक्जेंडर मौत को नहीं हरा। दुनिया भर के बेहतरीन आला दर्जे के हकीम मुझे जिंदगी का एक और लम्हा नसीब नहीं करवा, क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है। उससे कोई नहीं भाग सकता। इसलिए जिंदगी जीना कभी गुरूर मत कर। मेरी दूसरी ख्वाहिश ये है कि उस रास्ते पर मेरी सारी दौलत बिछा दी जाए, जहां से मेरा जनाजा निकलेगा। क्योंकि आज मैंने महसूस किया कि जिंदगी के कीमती पल गवा के जो बेशकीमती दौलत और हीरे जवाहरात मैंने जमा किए हैं, उनकी औकात रास्ते में बिखरी धूल के जितने हैं, जिनसे ना ही मैं जिंदगी का एक और पल खरीद सकता और ना ही मौत के बाद का रास्ता आसान कर सकता हूं। मेरी आखिरी ख्वाहिश है मेरे जनाजे में मेरे हाथों की हथेली खुली रखी जाए, मेरे कफन के बाहर लटका दी जाए, ताकि दुनिया ये देख सके कि जो अलेक्जेंडर पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में किया, जाते वक्त उसकी मुट्ठी खाली। सारी दुनिया की जमीन जीतने के बाद दफन होने के लिए बस 6 हाथ जमीन ही मिली। मेरी ये ख्वाहिशें वो सीख हैं जो मुझे मेरे अजीज दोस्त पोरस ने सिखाई कि फकीर हो या शहंशाह, दुनिया में खाली हाथ आता है और खाली हाथ चला जाता है। कुछ रह जाता है तो उसके किस्से,
इस संसार के सबसे बड़े योद्धा का अंत हुआ है लाची। मेरे पुरुष से पोरस बनने के पीछे अलेक्जेंडर का बहुत बड़ा हाथ था। यदि वो सिकंदर ना होता तो मैं अपनी भीतर छिपी शक्ति को कभी नहीं पहचान पाता। हर कथा का अंत होता है, किंतु इस कथा के अंत ने मुझे विचलित कर दिया है। काश अलेक्जेंडर की दी ये सीख दुनिया समझ पाती कि लालच और अहंकार में जीने वाले इसी तरह अपनों से दूर सब कुछ पाकर भी खाली हाथ जाते हैं। पर लालच की पट्टी आंखों पर ही नहीं, कानों पर भी चढ़ जाती है। लालची को ना हित दिखाई देता है न सुनाई, और अलेक्जेंडर की मृत्यु के बाद यही लोग किसी को एक रात पौरव राष्ट्र ले आया। यहां एक भी सैनिक तैनात क्यों नहीं? लाची, अम्मी कुमार, मेरी संतान ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुम्ही ने कहा था ना पुरो कि पिता के कर्मों का दंड उसकी संतान भुगतती है। तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीना, अब बारी तुम्हारी है। मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा। तुम्हारे वंश को मिटाकर वो प्राप्त करूंगा जिस पर मेरा अधिकार है। खेल समाप्त गुरु। अलेक्जेंडर मूर्ख था जो उसने तुमसे मित्रता की, पर मैं वो काम पूरा करूंगा जो उसने अधूरा छोड़ा है। तुम और तुम्हारा वंश कल का सूर्य नहीं देखेगा। मुझसे प्रतिशोध लेने के लिए मेरी संतान को ढाल बनाया तुमने। फिर से सिद्ध कर दिया कि तुम केवल एक कायर हो अम्मी कुमार। यदि तक्षशिला चाहिए था तो मांग लिया होता मुझसे। मांगते भिखारी हैं, अधिकारी अपना अधिकार छीनते। हाँ, कुछ दूंगा अवश्य तुम्हें, मृत्यु। आक्रमण! लाची, 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 लाची। क्यों लाची? वचन पुरो। सैनिकों, हमारे महाराज के प्राण संकट में है। उस तरफ चलो। अम्बी कुमार! पेट पीछे प्रहार फिर से। उठो अम्मी कुमार,
और करो सीने पर प्रहार। वर्षों पहले आपकी गोद ने मेरी रक्षा की थी मां। आज मैं अपनी संतान को आपको सौंप रहा हूं। आशा करता हूं कि आप उसकी रक्षा भी करेंगे। और फिर भारत पर कब्जा करूंगा और तेरी लाश पर से गुजर के भारत को झुकाऊंगा। पेट पीछे प्रहार करने वाले बड़ी बड़ी बातें नहीं करते सेलुकस। देख रहे हो पुरु, जिस झेलम को मां कहते हो उसने भी तुम्हारा हाथ साथ छोड़ दिया। तुम्हारी संतान की रक्षा करने में विफल रही वो। अब अपने राष्ट्र और अपनी संतान दोनों को खोने की पीड़ा सहते मरना तुम्हारा असली प्रारब्ध है। पुरु, तुम अपने प्राण तब तक नहीं त्यागोगे जब तक तुम अपने अखंड भारत का स्वप्न किसी और के हाथ नहीं सौंपोगे। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी पुरु। भारत जय तू। मुझे दुख इस बात का नहीं कि मेरा समय समाप्त हुआ। दुख इस बात का है कि अखंड भारत का स्वप्न अब तक अधूरा है और सेल्यूकस जैसे लोग इस बात का लाभ उठाएंगे। किंतु इस समय केवल मगध के पास ही इतना बल है जो इस संकट को रोक सके। आप मुझे वचन दीजिए आचार्य कि भारत की स्वतंत्रता के लिए, भारत की अखंडता के लिए आप हमेशा लड़ते रहेंगे। वचन दीजिए अखंड भारत की रचना में जो हो सके वो आप सब करेंगे। हाँ पुरु, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं भारत को अखंड रखने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा।
अब मैं निश्चिंत होकर मर सकता हूं। भारत जय तू, भारत जय तू। पुरु उस दिन मेरे पुत्र पुरु के नेत्र अवश्य बंद हुए थे, किंतु उनमें बसा उसका स्वप्न अब भी जीवित था। मैं आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य तुम्हारी चिता को साक्षी मानकर ये प्रण लेता हूं पूरा कि अखंड भारत के निर्माण के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। तुम्हारे जीवन का सूर्य भले ही अस्त हो गया हो पूरा, परंतु मैं तुम्हारी सोच को कभी अस्त नहीं होने दूंगा। पुरु के सोच की मशाल अब आचार्य चाणक्य के हाथों में थी, जो ढूंढ रही थी वो बलशाली भुजा जो भारत के भीतर की सारी सीमाएं तोड़कर उसे एक कर दे। कुछ यात्राएं समाप्त नहीं होती, विराम लेती हैं आगे बढ़ने के लिए, और मेरी धरा को भी प्रतीक्षा थी भारत के इतिहास के इस नए अध्याय की।